बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार काउंसिल के अंदर आप इसको इदारे के तौर के ऊपर तो ट्रीट करते हैं, लेकिन हम मेंबरान के लिए हमारी दोस्तियां भी बनती हैं। सारे साल के अंदर हम 5 साल के लिए लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें दूसरे बंदे को, दूसरे मेंबरान को जांचने का मौका मिल जाता है। और इस चीज़ के अंदर मैं कोई झिझक नहीं महसूस करता कि आज जो मेंबर लेक्चर के लिए हमारे साथ यहाँ पे बीच में मौजूद है, मेरे यार तो हैं, मैंने बिल्कुल एक प्यार और दोस्ती तो बेशुमार हमारी बीच में यहाँ पे इस्टेब्लिश आपस में हो गई, लेकिन उनको ट्रू प्रोफेशनल के तौर के ऊपर सेशन कोर्ट में अगर आपने फौजदारी का कोई काम वगैरह करना है तो जो मुस्तनद वहाँ पे बंदे हैं जो आउटस्टैंडिंग काम करते हैं, जो बावजूद सियासत में, सियासत की वजह से नहीं, बावजूद सियासत बेहतरीन काम करते हैं और बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर कामरान बशीर मुगल साहब मेंबर पंजाब बार काउंसिल अव्वलीन हैं। कामरान भाई बहुत प्रोफेशनल और बहुत बिजी वकील भी हैं, लेकिन इनका बड़ापन ये है कि उन्होंने हमेशा यहाँ पर प्रोफेशन को वापस भी दिया, और यहाँ पर आप उनका मौजूद होना और यहाँ पर मौजूद होकर आपके लिए लेक्चर देना, यहाँ पर ये इनका बड़ापन है, उनकी कमिटमेंट टू द प्रोफेशन और इम्प्रूवमेंट टू द प्रोफेशन यंगस्टर्स के लिए यहाँ पे मौजूद है। तो पंजाब बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी, पंजाब बार काउंसिल की सेमिनार एंड सिंपोजियम कमेटी और तमाम दोस्तों की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आज हमारे दरमियान कामरान बशीर मुगल साहब मौजूद हैं, जो कि आज लेक्चर देंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपकी वकालत की इब्तदा के अंदर इब्तदाई सालों में प्रॉबली 489F, जिसके ऊपर हमारा दूसरा लेक्चर है, उसके साथ कमाई के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉबली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 22A 22B की पटिशन क्या होती है, जस्टिस ऑफ पीस क्या चीज़ होती है, उसके बारे में आज बात करेंगे कामरान बशीर मुगल साहब। वेलकम सर। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का मेहरबानी है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके सबके दरमियान मौजूद हैं। सबसे पहले अहमद भाई का बहुत शुक्रिया। अहमद कयूम साहब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है इनके अंदर, और इन्होंने बार कौंसिल को वाकई एक बार कौंसिल जो एक हकीकी मायनों में होती है, होनी चाहिए, वो इन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। लोगों को, दोस्तों को एजुकेट करना। हमारे यहाँ पहले की बार कौंसिल्स का जो ट्रेंड था वो थोड़ा सा ख़राब था मेरी नज़र में। अहमद भाई को अब देख के आज इस बार कौंसिल में और पिछली बार कौंसिल में डिफरेंस जो है वो मेरी नज़र में सिर्फ अहमद कयूम है। और अहमद कयूम ने अपने दोस्तों को अपने साथ, मेरे जैसे भाइयों को भी अपने साथ लगा के प्रोफेशनली बार जो कोर्सेज़ हैं आपके साथ जो हो रहे हैं, हमें अब कोई बाहर से बंदा पूछता है तो मैं उसमें ये कहता हूँ कि यार हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को, दोस्तों को लीगल एथिक्स बता दें। अगर कुछ नहीं दे सकते तो लीगल एथिक्स आ जाए ना वकील को, तो वकील आगे जाकर अपने अल्फाज से, प्यार से, लीगली वो चीज़ें जो लोग गेन नहीं कर पाते वो केस में जीत जाता है। जजेस को भी यही कहा जाता है कि जो वकील आपको इज़्ज़त दे वो भी आपको इज़्ज़त देते हैं। मकसद हमारा सिर्फ बार कौंसिल में आने का ये था कि बेहतरी की तरफ कोई स्टेप लेके जाएं। बार कौंसिल के इमेज को जो ख़राबी पैदा हो गई थी उसको बेहतर करने की कोशिश की जाए। तो ये कोर्सेज़ और ये जो लेक्चर्स अहमद भाई ने शुरू किए हैं, और बल्कि सारे मेंबर्स को साथ पार्टिसिपेट करवाते हैं, इनकी ये मेहरबानी है। यही बार कौंसिल को, बार कौंसिल का असल मायने देते हैं। तो हमारी सारों की यही कोशिश है। आज के टॉपिक जो है वो मुझे अहमद भाई ने सजेस्ट किया कि क्या कहते हैं, मैंने कहा जी जो आप फरमाते हैं। तो 22A 22B के ऊपर जो है वो मेरी लेक्चर को उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई, तो कोशिश करूँगा कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी आप तक पहुँचाई जाएँ और कवर हो जाए। बेसिकली ये 22A 22B जो है, ये जस्टिस ऑफ पीस का जो आइडिया है, ये ब्रिटेन जो है उन्होंने ये वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1989 जो है, ये हमारी तो बनाई नहीं हुई, ये बनाई भी उनकी हुई थी। असल प्रॉब्लम उन्होंने जहाँ पे यहाँ पे जो रूल किया, तो उसमें यहाँ पे जो प्रॉब्लम उनको नज़र आई, उन्होंने अपने तौर पे सारी चीज़ें ये इस CRPC में और PPC में डाल दी। तो मगर अमेंडमेंट्स की ज़रूरत साथ साथ चलती रही, अमेंडमेंट होती रही, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हर कानून के अंदर कोई ना कोई सिकम रह जाता है। सोसाइटी जब इम्प्रूव होती है तो आप सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें आगे ऐड करते हैं।
तो ये एक नई अमेंडमेंट जो है ये 21 नवंबर 2002 को एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस इन पाकिस्तान जो है ये की गई। इसमें बेसिक जो एम था, इन्होंने कहा कि मुकन्ना ने ये सोचा कि बहुत सारा जो बर्डन है वो हाई कोर्ट पे है। हाई कोर्ट के अंदर पुलिस के ख़िलाफ़ रिट्स हैं, पुलिस जो है अकॉर्डिंग टू लॉ काम नहीं कर रही, पुलिस की जो एक्सेस है वो जो लोगों को हरासमेंट है और लोगों को बिला वजह पकड़ लेना, इसका लोड है जो हाई कोर्ट के ऊपर है। इन्होंने हाई कोर्ट ने अपनी पावर डेलीगेट की सेशन जजेस के पास, और सेशन जजेस के पास ये पावर दे दी कि जी यहाँ पे जो पुलिस के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स हैं, जो एफआईआर नहीं कर रहे, या कोई बंदा पुलिस स्टेशन से ग्रीव्ड होकर कहाँ जाता है, वो हाई कोर्ट में आके रिट पिटिशन जो है वो फाइल करता है, और उसमें आगे वो वहाँ पे बहुत लोड है। तो ये जो पावर उन्होंने देखी तो इसको डेलीगेट कर दिया सेशन जजेस के पास। बेसिकली ये 3 पॉइंट्स के ऊपर जो है 22A 22B घूमती है। हमारा डेलीवेंट जो है ये जस्टिस ऑफ पीस के मकसद मुकन्ना के कुछ और हैं थे, जैसे कि कराची में और हमारे यहाँ लाहौर में डिफरेंस है। जस्टिस ऑफ पीस वहाँ पे एक आम वकील को भी लगा दिया जाता है, वो भी लोगों के काम करता है एज ए जस्टिस ऑफ पीस, पुलिस के ख़िलाफ़ कंप्लेंट सुनता है, और जो पावर्स उनको दी गई हैं उसके ऊपर वो काम करता है, अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स की करता है। और भी कई जो अपना मुकन्ना कहती है कि यहाँ पे बदअमनी है, वहाँ पे भी जाके अपना रोल प्ले करता है। मगर यहाँ पे बेसिकली जो हमें हमारी प्रैक्टिस का जो हिस्सा बना दिया गया 22A 22B के साथ, वो ये कि यहाँ पे वो 22A 6 जो है वो हमें रेलेवेंट करती है। 6 जो है वो 22A 6 ही के ज़रिए हम अपनी प्रैक्टिस में पिटिशंस फाइल करते हैं। जब कोई पुलिस स्टेशन के जाता है, कोई बंदे अग्रीव है सोसाइटी का, तो वो जाता है पुलिस स्टेशन और पुलिस वाला उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो वो उसके पास एक रेमेडी आती है जो हमारे पास आता है। तो हम कहते हैं कि वो जो पुलिस की ना करने की वजह है वो हम आपको रिट के ज़रिए सेशन कोर्ट में आपको उसका ऑर्डर लेकर दे देते हैं। तो वो जो रिट का ऑर्डर लेके देना है, वो डायरेक्शन टू द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर द केस अंडर सेक्शन 154, ये इस चीज़ के ऊपर वो 22A 22B को कंसंट्रेट करेंगे आज हम बेहतरीन तरीके से। तो ये होता है कि 22A 22B में पहले तो बहुत सारी पावर्स दे दी गई जो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं। जजेस ने जो बीच में 3 चीज़ें लिखते हैं, आप अगर उसकी वर्ड देखें कि मैं आपको 22A 22B के वर्ड बताता हूँ। हाँ, वो पंजाब में नहीं है, वो कराची में, वो कराची सिंध में है। नहीं नहीं, किसी यहाँ पे सिर्फ ये इसमें भी अहमद कयूम साहब भी कोई रोल प्ले करेंगे जो जिनके साथ हम शामिल हो जाएंगे। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं, तालियां शायद आपको वापस लेनी पड़े अगर आप अहमद कयूम साहब पे छोड़ेंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि बात सीधी सीधी ये इस बात नहीं, आइन में हमारे बात ये आप तो चाहेंगे कि आपके यहाँ पे मेंबरान जो कि मेंबरान या कोई बीच में वकील साहब के पास पुलिस के ऊपर भी पावर हो। बात तो आपके सामने ये है कि इस बिल्डिंग के अंदर चंद ओहदेदारान ऐसे रहे हैं जिनका बीच में सामने तस्वीरें अभी तक लगी हुई हैं, जाली डिग्रीज के ऊपर बंदूकों के साथ फिरते हैं। तो आप चाहेंगे कि जी जो उन जोर के मुताबिक आता है वो वाली पावर यहाँ पे दे दी जाए कि हम पुलिस को कहते रहें कि जी फलां बंदे को पर करके, तो फिर तो यहाँ पे दुकानदारी शुरू हो जाएगी कि जी फलां पे पर्चा करवाना है, मेंबरशिप करा दो। ये वाली कई चीज़ें पावर्स आपको नहीं लेनी चाहिए अपने पास। आपका काम बतौर वकील ये नहीं है कि आप बीच में पुलिस वालों को करते रहें, आपने अपने बंदे को डायरेक्ट करना है। हाँ, सिटीजन की कानून की ज़रूरत नहीं है। सिंध में अगर आप देखते हैं तो वो सिटीजन कंप्लेंट्स कमेटी उन्होंने वहाँ पे बीच में बनाई हुई है, एक वकील ने बनाई हुई है जो लेज़न कमेटी या कुछ इस तरीके से, वो लोगों की बहुत दादरसी वगैरह वहाँ पे करते हैं। करने की अगर बात है ये चीज़ यहाँ पे, ये मेरा कम अज़ कम बिल्कुल मुकम्मल तौर के ऊपर मौक़िफ़ ये है कि हमें अपना एक इंडिपेंडेंट इदारा दूर रखना चाहिए
और बिल्कुल किसी सूरत के अंदर पुलिस के ऊपर हमें नहीं होना चाहिए कि जी हम डायरेक्शंस बीच में दे रहे हैं कि इस तरीके से करो, ये करो, वो करो, बिकॉज हमारे ज़ाती इंटरेस्ट इसमें आ जाते हैं और सिंध के अंदर अगर हो रहा तो नहीं होना चाहिए। नहीं, वो वहाँ पे अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की हद तक, और कुछ इलाकों में वो जो अमन व अमान की कमेटीज़ बनाई जाती हैं वो मामला हैं। ये वाला जो है 22A-22B का जो फौजदारी जो है वो जजेस के पास है, सेशन जजेस को उन्होंने डेलीगेट की पावर। सेशन जजेस ने आगे एडिशनल सेशन जजेस को साथ जो पावर्स उनको दे दी। और यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट जो था वो जो आम पब्लिक जो सफ़र कर रही है उसको, उनका जो है ना उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना था। मकसद ये है, दिस रोल वाज द इंस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनिंग कंप्लेंट्स एंड इशुएंस ऑफ अप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू द पुलिस अथॉरिटीज़ concerned regarding registration of criminal cases in respect of neglect, failure and excess committed by the police authorities in relation to the functions of and duty। ये वही बात जो मैं आपको कह रहा हूँ, इन्होंने पुलिस के ऊपर चेक रखने के लिए हमें जुडिशल जस्टिस ऑफ पीस को रखा। इसमें जस्टिस ऑफ विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये शुरू हुआ उस वक्त से लेके आज तक जजेस जो हाई कोर्ट और सुपीरियर कोर्ट से हैं उन्होंने अपनी जजमेंट्स के ज़रिए 22A-22B के अंदर जहाँ जहाँ चीज़ बेहतरी की तरफ ले जाने की ज़रूरत पड़ी उन्होंने अपनी जजमेंट्स के ऊपर लेके गई। यहाँ पे एक लिखा हुआ है वर्ड, ये पूछना मैं आपसे चाहूँगा कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ केस के लिए होती है कि और चीज़ें भी इसके अंदर आप पटिशनें कर सकते हैं? बिकॉज इसमें 6 के अंदर तो और भी लिखा हुआ, ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हैं। नहीं, ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, ये आपके लिए भी सबके लिए है। 22A-22B में ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहीं भी नहीं हो सकती। सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स इसके ऊपर मौजूद हैं। इन्वेस्टिगेशन जो है ये पुलिस जो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये 22A-22B के ज़रिए आप नहीं फाइल कर सकते। लिखा हुआ है वो कानून 6 में सिर्फ और सिर्फ जो है वो एप्लीकेशन है कि जो आप डायरेक्शन दे सकते हो कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है या नहीं होता। उसने अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करना है, कंटेंट्स ऑफ FIR या एप्लीकेशन को देखना है उसने, जस्टिस ऑफ पीस ने। उसके पास जो एप्लीकेशन आई है वो आपको कहता है अपनी पिटीशन के साथ जो अपनी एप्लीकेशन अटैच की है वो पढ़ के सुनाएं। अगर उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट ही नहीं होता तो वो आपकी पिटीशन को डिसमिस कर सकता है, उसको वो ख़त्म करके वो कह सकता है कि जी मेड आउट नहीं होता, डिसमिस कर देगा आपकी पिटीशन। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी की सारी पिटीशन ये अलाउ होंगी। आपकी पिटीशन के अंदर जज साहब ने देख के देखना कि ऑफेंस मेड आउट होता है कि नहीं होता। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर उसने आपको बताना है कि यार आपकी इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं हैं तो लिहाजा मैं आपकी पिटीशन को अलाउ नहीं कर रहा। तो सिर्फ ये इसके 3 पर्पज़ हैं जो अहमद भाई ने बात की। यही हमारी जो खूबसूरती है लॉ की कि जब ये स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के बाद जब तक ये हमारे साथ आगे चलता रहता है पब्लिक के अंदर, तो सुपीरियर कोर्ट्स इसमें अपनी इंटरफेरेंस थ्रू जजमेंट्स करती रहती हैं। थ्रू जजमेंट्स के साथ सुपीरियर कोर्ट्स ने 22A-22B में ये वाली जो शिक डाल दी गई थी कि ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन पुलिस स्टेशन टू अनदर पुलिस स्टेशन, उन्होंने इसके ऊपर कदगन लगा दी कि पुलिस रूल्स आ गए। पहले जब ये पुलिस रूल्स के पहले से ये अमेंडमेंट हुई, पुलिस रूल आए हैं, पुलिस रूल में मेरा ख्याल है पुलिस एक्ट रूल्स के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली इन्वेस्टिगेशन को जिक्र करते हुए ये कहा कि चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए आप एप्लीकेशन देंगे पुलिस वालों को, हायर अथॉरिटी को, वो बोर्ड बनाएगा, बोर्ड बनेंगे उसमें 2 SP होंगे और एक जो है AIG होगा, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन चेंज करेंगे। ये प्रोसेस सारा के सारा पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेशन में हायर कोर्ट्स ने आज तक यही अथॉरिटीज़ दी हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। हमारा अदालतों का काम इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस करना नहीं है। तो ये बड़ी क्लियरिटी है इस चीज़ के अंदर कि रिट होगी। अगर पुलिस के बोर्ड 2 दफ़ा चेंज हो गई है इन्वेस्टिगेशन और तीसरे बोर्ड पे नहीं कर रही पुलिस, तो हम हाई कोर्ट जाके रिट करेंगे। वो 199 में जाके आप उसको रिट के अंदर लेके जाएंगे। 22A-22B के अंदर वो पावर नहीं है कि आप उसको चेंज कर सकें। दूसरे अगर जो हमारा जो रेलेवेंट 22A जो कहती है 6 वाला, उसमें हरासमेंट के लिए कहाँ हरासमेंट है। एक आप हरासमेंट कर सकते हैं कि आपको बेजा तंग कर रहा है कोई बंदा पुलिस वाला और आपके किसी को उठा के ले गया है या उसको बगैर FIR के डिटेन किया हुआ है, तो उसमें आप हेबियस पिटीशन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि हेबियस का भी जो है वो 22A-22B के अंदर ही आपको डील करेगी।
वो आप हेबियस के ज़रिए बंदा बैलफ के ज़रिए रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद दो चीज़ें मैंने आपको यही कहा, हरासमेंट तो आपको तंग करना है, आपको किसी बगैर एफ आई आर आपके बेटे पे है तो आपके अब वालिद को या आपके भाई को आके पकड़ने की कोशिश करते हैं या माँ बाप को तंग करने की कोशिश करते हैं, तो हम हरासमेंट करते हैं उस SHO मुतलका के ख़िलाफ़, वो 22A 22B के ज़रिए ही करेंगे आप। सर 22A 22B सेशन जजेस के पास आप हेबियस पिटीशन फाइल कर सकते हैं 491 के तहत, मगर वो बात हो रही थी रिट्स की, तो ये हाई कोर्ट से जो नीचे डेलीगेट की गई पावर है वो हेबियस नीचे भी आपके हाई कोर्ट में डायरेक्ट जाने के बजाय आप सेशन कोर्ट में हेबियस पिटीशन फाइल कर सकते हैं। 6 का आप आखिरी पार्ट अगर देख लें तो कोई एक्सेसेस अगर वो वो कमिट कर रहे हैं, मैं 6 के 3 पार्ट में आखिरी पार्ट में एक्सेस जो है, पुलिस अगर अपनी इख्तियारात से ज़्यादा जाती है तो वो पुलिस के ख़िलाफ़ आप 22A 22B में रिट के फाइल रिट में आ सकते हैं और उसको बता सकते हैं जज साहब को कि सर ये जो है अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं चल रहा, इसकी इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। ये लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ करना उसके ऊपर भी बाउंड है। पुलिस वाला अगर कोई इलीगलिटी कमिट करता है, अगर वो आपकी अपना किसी बयान को लिख नहीं पा रहा, क्रॉस वर्शन नहीं कर पा रहा, आप क्रॉस वर्शन की भी 22A 22B में रिट फाइल कर सकते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंटरफेरेंस नहीं है। वो डायरेक्शन देगा 22A जस्टिस ऑफ पीस कि आप इसके जो एप्लीकेशन आई है क्रॉस वर्शन की, इसको ऊपर अपने जो प्रोसीड करें और इसको बयान का हिस्सा बनाएं ज़िमनी का, और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होते हैं तो उसके ऊपर ऑफेंसेस ऐड करें। वो आप ज़िमनी के ज़रिए क्रॉस वर्शन जो है वो रजिस्टर्ड होगा। तो तीसरे चीज़ें जो हमने अब आज तक अगर वो बंदा FIR करने की फिर भी डायरेक्शन के बावजूद SHO जो है वो आपकी FIR नहीं काट रहा और बड़ी डायरेक्ट तरीके से डायरेक्शन है, रिकॉर्ड द वर्शन ऑफ द पिटिशनर अंडर सेक्शन 154 या इन अकॉर्डेंस विद लॉ, तो उसके भी एक रेमेडी है जिसको हम कंप्लाइंस पिटिशन करेंगे। इसके अंदर कंप्लाइंस पिटिशन आएगी वही जज के पास, उसी जज की जो जजमेंट थी उस डायरेक्शन के ऊपर साथ कॉपी अटैच करके कि सर फलां डेट को मैंने ये जजमेंट ये डायरेक्शन ली थी आपसे और आज तक जो है वो SHO है वो मेरी बात नहीं सुन रहा और ना ही वो आपकी डायरेक्शन को मांग रहा है, तो उसके ऊपर भी आप सीख करेंगे अपनी 22A 22B के अंदर वो अपना रेमेडी अवेल करेंगे डायरेक्शन के, ये इसको तरीके से मेहरबानी फरमा के वो जो जज साहब उसको नोटिस करेंगे और नोटिस के बाद उसकी कंप्लाइंस के ऊपर अगर वो कंप्लाइंस के FIR ले आता है तो फिर डिस्पोज ऑफ हो जाती है। अगर वो कंप्लाइंस नहीं करता तो जज साहब के पास एक रेमेडी है जो एक वो है हमारे पास, वो उनके ख़िलाफ़ 155 के तहत 155C के तहत FIR का हुक्म दे सकते हैं। और उसके अलावा अगर इसके बाद भी आप कोई FIR नहीं होती तो ये आर्डर लेने के बाद हम दोनों आर्डरों को आप एक हाई कोर्ट में रिट फाइल करेंगे, उसको भी कंप्लाइंस पिटिशन ही कहेंगे। उसमें भी आप यही सारी चीज़ें वहाँ पे जिक्र करेंगे और जज साहब वहाँ पे हाई कोर्ट में तो रूटीन ये है कि जाते साथ ही पहले दिन ही नोटिस देखते साथ ही वो कह देते हैं सेम डे FIR ले आओ, या 2 दिन का नोटिस देते हैं और 2 दिन के बाद SHO साहब अपनी FIR बजा के अपनी जान छुड़ाते हैं। ये प्रोसेस ऑफ जो है वो एडवोकेसी है जो हम लोग करते हैं। और इनकी एक बड़ा अच्छा फ़िक्र है अहमद भाई का कि मेरी रोज़ी रोटी रिटों के ऊपर लगी हुई है, तो बहुत सारे हमारे भाई वकील इन्हीं रिट्स के ज़रिए अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं और वो इन रिट्स के अंदर हर वक्त मसरूफ़ है। और ये एक इसके अलावा हमारे यहाँ मिस यूज़ ऑफ पावर्स की जो आती है, तो मिस यूज़ ऑफ पावर में तो वो तो इस सोसाइटी के अंदर रस बस गई हुई है बात, उस SHO के ख़िलाफ़ भी आप मिस यूज़ ऑफ पावर में भी ये जो बात है 22A 22B में ही लेके आएंगे। तो अब इसको पैटर्न वाइज जो अहमद भाई ने चलाया है, ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन और बाकी चीज़ें जो हमारी रूटीन में प्रैक्टिकल चल रही हैं वो बताई हैं। बेसिकली अब वो इसको उस तरीके से लेके चल पड़ते हैं कि 22A 22B CRPC जो है वो वर्ड क्या है, इंटेंशन तो मैंने उनकी आपको बताई मुकन्ना की क्या थी, फिर प्रैक्टिस बताई, प्रैक्टिस में क्या होता है क्या नहीं होता, सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो आपके सामने मैंने रख दिया।
अब इसमें इन्होंने जो पैटर्न बना के दिया हुआ आपको अहमद भाई ने 22A 22B CRPC वेरीफाई एनी डॉक्यूमेंट ब्रॉट बिफोर हिम ऊपर है Power of justice of peace. A. Justice of peace of any local area shall, for the purpose of making an arrest, have within such area all the powers of a police officer referred to the section 54, and an officer in charge of the police station referred to the section 55. Number 2 है justice of peace making an arrest in exercise of any power under subsection 1 shall forthwith take a cause to be taken the person arrested before the officer in charge of the nearest police station and furnish such officer with the report as to the circumstances of the arrest, and such officer shall thereupon rearrest the person. Number 3, justice of peace for any local area shall have power within such area to call upon any member of the police force on duty to aid him A. in taking or preventing the escape of any person who has participated in the commission of any cognizable offence, or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so participated, and B. in the prevention of crime in general and in particular the prevention of a breach of a peace or a dispute of a public tranquility. Number 4, wherever a member of the police force on duty has been called upon to render subsection 3, such call shall be deemed to have been made by a competent authority. Number 5, a justice of peace for any local area may, in accordance with such rules as may be made by the provincial government, issue a certificate as to the identity of any person residing within such area. ये जो powers delegate करते हैं ना, ये वही है. चौवन जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और वो 154 जो है वो FIR का सेक्शन है कि रिकॉर्ड द वर्शन ऑफ द FIR. ठीक है, ये उस ऑफेंसेस को कहते हैं 54 व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट के बगैर जब आपको पुलिस पकड़ सकती है, उस सेक्शन 54 को उसमें सारी पावर्स दी गई हैं. उसमें सारी 4, 6, 7, 9 चीज़ें बताई गई हैं कि उन किन हालात में ये चीज़ें हो सकती हैं. और वो जो 55 अरेस्ट ऑफ वैगाबॉन्ड हैबिचुअल रॉबर्स एक्सेट्रा, ये दोनों सेक्शन का उसमें बताया गया कि ये उनका इंचार्ज जो होएगा उसको उसकी पावर जो है उसको डेलीगेट की गई, इसका मकसद ये है. 154 जो है वो FIR का है सेक्शन, उसके ज़रिए FIR दर्ज होती है. अब ये मैंने आपको बताया कि 5 तक जो है वो हमारे रेलेवेंट हैं. 6 जो है 22A6 जो है, एन एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस में इशू अप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू द पुलिस अथॉरिटीज कंसर्न ऑन अ कंप्लेंट रिगार्डिंग नंबर 1 नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस, नंबर 2 ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन पुलिस ऑफिसर टू अनदर, एंड नंबर 3 नेग्लेक्ट फेलियर एक्सेस कमिटेड बाय अ पुलिस अथॉरिटी इन रिलेशन टू इट्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज. ये जो पहला 6 के अंदर पहली और थर्ड वन जो लिखी गई है, ये दो जो है इसके ऊपर आप 22A 22B के अंदर जो है काम करते हैं, जो वकील जो वकालत करते हैं इसके रेलेवेंट करते हैं. आगे जो है वो ड्यूटीज़ ऑफ द जस्टिस ऑफ पीस है, वो उसमें भी ड्यूटीज़ आ जाती हैं. हमारे यहाँ जो जस्टिस ऑफ पीस है उसको साथ ये ना समझें कि ये नॉन जुडिशल हैं, ये कज़ाए जुडिशल है. कज़ाए जुडिशल उसको कहेंगे आप, कि इन्होंने अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करना है. कज़ाए लिखते हैं वैसे तो, वो मिक्स कह लेना. कज़ाई को कहते हैं कि जी उसमें जुडिशल पावर के साथ बाकी एडमिन पावर भी साथ लगा दी गई. इसके अंदर आज साहब वो बात ये है कि 22A 22B को सिर्फ हाई कोर्ट ने
अपनी जो रश है उसको कम करने के लिए, बर्डन को कम करने के लिए, और वकला की वहाँ पे जो तादाद एक कमरे में 100-200 वकील हजरात हमारे 22-20 नीचे जो लगी होती हैं वो सारी उधर ऐड हो जाती थी, तब उन्होंने ये डेलीगेट की हैं पावर। अब इसके बाद अगर हम लोग अपना जो मेरा पैटर्न है उसके साथ चलें, मैंने जजमेंट्स भी रेफ़र किए हैं साथ साथ, और जजमेंट्स में हर साल अभी जो लेटेस्ट जजमेंट आई 2016 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो इसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट कहलाती है। उसमें हालांकि उसमें जस्टिस मंजूर साहब ने अपना एक डिसेंटिंग नोट लिखा कि जी कि जो हायर अथॉरिटीज़ के पास भी जाना चाहिए एसएचओ के अलावा, उस पर भी अमल हुआ। मगर अब मज़ीद जो है अभी हाई कोर्ट ने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट दी है 22-20 में, उसमें उन्होंने ये जो आपकी बात है कि इन्वेस्टिगेशन को टच नहीं कर सकते ये भी बताया, और किस किस हालात में जस्टिस ऑफ पीस क्या क्या काम कर सकता है, सारी की सारी चीज़ें क्लियर की। मुकन्ना के साथ साथ जुडिशल जो है वो रोल बड़ा अहम है। मुकन्ना तो अपना काम कर जाती है, मगर जजमेंट्स जो हैं वो हमें लीड करते हैं मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ जगह से। अब इसके अंदर अहमद भाई जो आपने मुझे बना के दिए हैं, मैंने सेक्शन तो आपके सारे क्लियर कर दिए हैं, और आगे जो मैंने जजमेंट्स जो रेफ़र किए हैं उनके साथ जो पावर्स जस्टिस ऑफ पीस की हैं वो भी बताई हैं, वो आपने इसको बना दिया होगा। ये सारे के सारे 7 सफ़े आपके लिए मुख्तस किए हुए स्लाइड्स के ऊपर। अगर आप वैसे दिखाना चाहें तो मैं फर्दन साथ बीच में से लेता देख लेते हैं कि पावर्स क्या हैं, क्या कहा गया। अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम बात थी 22 में जजमेंट्स के ज़रिए बताया गया। हमारे यहाँ कुछ जजेस थे पहले जो जस्टिस ऑफ पीस थे, उन्होंने ऑर्डर देना शुरू कर दिया कि जी दोनों को सुन के फैसला करें, और अपनी पावर डेलीगेट करना शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रोका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जस्टिस ऑफ पीस अपनी पावर डेलीगेट नहीं करेंगे, अपनी पावर को इस्तेमाल करेंगे, आपके सामने जो फैक्ट्स आते हैं उसको अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करेंगे, जुडिशल माइंड अप्लाई करके आप डायरेक्शन इशू करें। इफ़ वाला काम छोड़ दें, इफ़ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज़ मेड आउट, ये फिर आपके ऊपर चला जाता है सचों के ऊपर। वो कहता है जी मेरे तो उसने कहा जी अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो फिर मैं डायरेक्शन मैं मानूंगा, मैं तो मानता ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी कहा कि आपने डायरेक्शन करनी है अकॉर्डिंग टू लॉ। अगर आप बनती है तो आप उसे कहें कि जी कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होते हैं, रजिस्टर द केस अंडर सेक्शन 154, रजिस्टर द वर्शन ऑफ द पिटिशनर। फिर इन्होंने जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा जज साहब को कि दूसरी पार्टी को सुनना जो है वो ज़रूरी नहीं है, मगर आ जाए तो आपने सुनना भी है। यहाँ पे रोका नहीं उनको कि जी मैंने आपको सुनना नहीं, दूसरी पार्टी आती है, ये जजमेंट्स क्लियर करती हैं सारी प्रोसीजर को। इस दफ़ा जो भी अगर कोई पिटीशन फाइल करते हैं 22 से 22 में और दूसरी पार्टी आ जाती है, रिस्पोंडेंट पार्टी आ जाती है, तो जज साहब उसको भी सुनने का हक रखते हैं, और उसको सुनने के बाद अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करेंगे। तो वो पिटीशन में पार्टी बना उसको बुलवाना ना बुलवाना कोर्ट के ऊपर होता है कि जिसके खिलाफ डायरेक्शन सीख कर रहे हैं वो कि पार्टी बुलाना लाजमी है कि नहीं? नहीं, बात लाजमी नहीं है। ये पार्टी एसएचओ होता है। ठीक, फौजदारी में स्टेट जो है वो आपकी जो है वो पार्टी होती है। दूसरी पार्टी का नाम उस पिटीशन के अंदर एसएचओ के नीचे लिखा जाता है। वो पुलिस ही है ना, नहीं एसएचओ डायरेक्ट होता है, एसएचओ पार्टी डायरेक्ट होता है। हमने क्या करना होता है पिटीशन के अंदर, अगर तो आपका सब्जादार पुलिस स्टेशन है, आपने एसपी को भी पार्टी बना लेना, एसपी भी जो मुतलका एसपी, मुतलका डीएसपी और मुतलका एसएचओ, वो आपकी एक पूरा जो है उसका वो आप पार्टी बना सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। पिटीशन में आपने हमेशा उस बंदे को पार्टी बनाना है। एक ये कानून है, दूसरा कानून ये है
डीपीओ के बारे में आप कहते हैं हमने सीसीपीओ को भी पार्टी बनाते हैं, ये भी कह देते हैं कि जनाब जो मुतलका एसएचओ है उसको आप हदायत कर दें, मगर उसने डायरेक्शन एसएचओ को देनी है। नहीं, वो कंप्लाइंस के लिए पुलिस को कंप्लाइंस के लिए वो उसके पास ताकत है जस्टिस ऑफ पीस के पास कि वो एसएचओ को कह सकता है कि मेरे पास आके जवाब दो। उसने जवाब एसएचओ से मांगा है, वो पैरवी अफसर आ जाते हैं या कोई और आता है, वो तो प्रोसीजर का हिस्सा उन लोगों ने बना दिया हुआ है, मगर प्रोसेस यही है कि वो एसएचओ के नाम पे पटिशन है, एसएचओ को हाजिर होना ज़रूरी है। इसीलिए वो कहते हैं कि एसएचओ को बुलाओ। आपकी जो बात है वो एसएचओ को बुलाना इसलिए बताते हैं कि वो एसएचओ को बुलाओ। एसएचओ तो जब आप एसएचओ को बुलाते हैं, एसएचओ समझता है कि भाई काम जो है मेरे से बढ़ गया है तो एफआईआर भेज देता है। मकसद हमारा काम करवाना होता है वहाँ पे। आप दोस्तों ने जब किसी अपना जज साहब को कहते हैं हम लोग जस्टिस ऑफ पीस को कि सर इस एसएचओ को बुलाएं, तो दो चीज़ें उसके सामने आती हैं कि एक तो आजकल के मुल्की हालात के मुताबिक वकील हजरात हमारे दोस्त अब इकट्ठे हो जाते हैं थोड़े से, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई बदअमनी ना हो, तो इसलिए वो एसएचओ को बुलाने से जो है वो कतराते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने अभी यही बात आपको कही है कि जब हमने अपने एथिक्स नहीं लिए ना, लीगल एथिक्स नहीं लिए, तो उस वजह से बदअमनी और नीचे वाक़यात होते हैं, वो इक्का दुक्का ही हैं। मगर इसकी वजह यही है कि जब आप लोग लेक्चर लेते हैं, आप लोग दोस्तों को सीनियर्स को अपना उस्ताद मानते हैं, उनसे सीखते हैं, आज तो वो ये काम नहीं करते जो लड़के सीख के जाते हैं। आजकल ट्रेंड ये पकड़ लिया गया कि लोग दोस्त अब कॉलेज से ही आते हैं और कॉलेज से ही ग्रुप बना लेते हैं और कॉलेज से ही पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करते हैं और कॉलेज में बगैर उस्ताद के ही आप जज साहब के पास जाके आर्गूमेंट किए बगैर ही कहते हैं जी एसएचओ को बुलाओ तो जी मैं से ये करना है तो वो करना, जिसकी वजह से बदअमनी होती है। वो जो आप फरमाते हैं छोटे शहरों में ये इस तरीके से वो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, मगर मकसद बुलाना एसएचओ का ही है, क्योंकि एसएचओ ही आपकी मेन पार्टी है और आपने उसके खिलाफ ही पिटीशन फाइल की हुई है। अब मैंने वो जजमेंट्स की बात कर रहा था सर, आप ये 22 से 22वीं की पटिशन आप सेशन कोर्ट में एग्जैक्ट ज़रा बताइए कि कहाँ पे जमा करवानी है, और क्या ये दुरुस्त है कि मुख्तलिफ जज साहबान मुख्तलिफ थानों के लिए हुए हैं उन्हीं के पास जाते हैं कि कहीं भी लग सकते? प्रोसेस ये है कि आपने सबसे पहले तो जो कॉपी है जो एफआईआर करवाने की एप्लीकेशन है वो अपने क्लाइंट से कहना कि किधर है, वो एप्लीकेशन आपको दिखाएगा। आपने उसको कहना है कि ये आपने पुलिस स्टेशन जो जमा करवाई है उसका डायरी नंबर किधर है, वो डायरी नंबर भी आपको दिखाएगा जी ये मुझे रिसीविंग दी है उन्होंने। उस रिसीविंग को और उस एप्लीकेशन कापी को आपने मेन पिटीशन जो आपने इंग्लिश में ड्राफ्ट करनी है या उर्दू में ड्राफ्ट करनी है, उसके बाद फाइलिंग करने के बाद उसका एफिडेविट लगेगा उस बंदे के साथ, पिटीशन के साथ पिटिशनर का, और आपका वकालतनामा लगेगा। और कोई अगर मज़ीद कोई डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हैं, जो अगर कोई मेडिकल है हुआ है किसी जगह पे तो उसका मेडिकल वगैरह भी आप साथ अटैच करेंगे। ये पिटीशन आप तैयार करने के बाद सबसे पहले डायरी ब्रांच लगाई गई है सेशन कोर्ट के अंदर। डायरी ब्रांच है सेशन कोर्ट में, आपने जाके भी आपके क्लर्क ने वो डायरी ब्रांच में पिटीशन जमा करवानी है। उसके ऊपर दायरगी होगी, दायरगी में स्टैम्प वगैरह लगने के बाद रजिस्टर में एंट्री होने के बाद सेशन जज साहब ने अपना एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है। वो उस मैकेनिज़्म के तहत प्रोसेस के तहत उन्होंने कोई 22A 22B के ऊपर तकरीबन कोई 20 या 18 जजेस जो हैं वो मुख्तस किए हुए हैं, जो आप पूरे लाहौर के 22A 22B की रिटों को एंटरटेन कर रहे हैं। उनको उन्होंने मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि 4 पुलिस स्टेशन या 3 पुलिस स्टेशन के जो केसेस होंगे वो A से B और B से C और इस तरह मुख्तलिफ जजेस को उन्होंने वो उन लोगों तक पहुँचा के मुख्तस कर दिए। उसके बाद जब आपका मुतलका पुलिस स्टेशन अगर कोई फला शादरा है या कब्जादार है, वो आपकी पिटीशन वहाँ पे एसएचओ पार्टी बनाया हुआ, तो कंप्यूटर ही आपके वो पिटीशन को वहाँ पे मार्क कर देगा कि फ़लाँ जज के पास आपका पुलिस स्टेशन है और आपकी पिटीशन आपको आधे घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद साइन होने के बाद सेशन जज साहब के वहाँ पहुँच जाएगी। पिटीशन वहाँ पे पहुँचती है तो फिर आपने अपना प्रोसेस मुकम्मल करना, आर्गूमेंट करने हैं, जज साहब नोटिस करेंगे।
नोटिस टू द SHO फॉर द कमेंट्स आने के लिए। ये भी हाँ, कमेंट्स यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, किसी जगह पे भी कमेंट्स आएंगे। ये भी हमें जजमेंट्स कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब आप आता है कोई किसी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट, तो आप उसको नोटिस करते हैं, वो पुलिस वाला अपने कमेंट्स बनाएगा उसके बारे में कि भाई तुम्हारे पास एक एप्लीकेशन आई थी, तुमने क्या किया। उस एप्लीकेशन के ऊपर पुलिस SHO की तरफ से कमेंट्स आते हैं जज साहब के पास। वो कमेंट्स वो अपनी सारी दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद अपनी ओपिनियन देता है कि जी मैंने दोनों पार्टीज़ को सुना है, उसका वर्शन ये है, इसका वर्शन ये है, मेरे मुताबिक ये है। वो अपनी ओपिनियन देने के बाद फिर आगे कहता है कि जी मैं हुक्म अदालत के लिए, जो हुक्म अदालत करेगी हम उसके हुक्म की तमील करने के लिए हाज़िर हैं। अब वो अदालत पे फेंक देता चीज़ें। जब कमेंट्स आते हैं, जब कमेंट्स के बाद फिर आपने आर्गूमेंट करने हैं, आर्गूमेंट के बाद जज साहब ने कमेंट्स पढ़ने हैं, कमेंट्स के बाद एप्लीकेशन आपकी जो भी डिसाइड करना है अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करेंगे। वो रिट को अलाउ करते हैं या डिसमिस करते हैं, ये उनकी अपनी वो अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीजर होगा। ये जो आपका अगर हम कंप्लेंट अगर हम किसी पार्टी की तरफ से जिसके खिलाफ पर्चा हो रहा है और हमें पता चल गया, हम चले गए, किन ग्राउंड्स के ऊपर हम ये रुकवा सकते हैं? अच्छा, क्या क्या बहस करनी पड़ेगी कि अगर तो ऑर्डर आपका नहीं हुआ, अगर दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशंस है कि आप पहुंच जाते हैं, आपको पता चल गया SHO की तरफ से कि जी दोनों पार्टीज़ को बुलाया, आपके खिलाफ रिट हुई है, क्योंकि उसने दोनों पार्टीज़ को बुला के सुनना है। जब नोटिस का लफ्ज़ गया उनके पास, वो दूसरी पार्टी पुलिस स्टेशन से निकल के अगले दिन जब भी अदालत में तारीख लगी है तो वो जहाँ पे जाके अपना पावर ऑफ अटॉर्नी सबमिट करवाएगी किसी वकील साहब के ज़रिए। वहाँ पे आप अपना वर्शन देंगे, जो वर्शन आपने SHO को दिया है वही सेम, या जो भी आपका मकसद है वो आप जज साहब को भी बताएंगे, सर ये मेरे ख़िलाफ़ गलत है, ये एलिगेशन गलत है, ये चेक जो है मेरे इसने जो चेक का है या कोई और प्रॉब्लम है या कोई लड़ाई झगड़े का है कि मेरे पे इसने हमला किया, मैंने इस पर हमला नहीं किया, ये जो चेक है ये चोरी का है, मैंने चोरी की FIR करवाई हुई है। जज साहब ने इसीलिए तो नोटिस करके उससे पूछा है SHO से कि भाई तुमने इसके खिलाफ जो एप्लीकेशन आई है क्यों नहीं प्रोसीड कर रहे, मुझे अपने कमेंट्स दो। उस कमेंट्स के ज़रिए वो दूसरी पार्टी अगर आ जाती है तो वो अपना वर्शन देगी, वहाँ पे अपने आर्गूमेंट देगी, अपना सबमिट करवाएगी सारा कुछ। फिर जज साहब अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करेंगे तो जो भी पिटीशन का फैसला होगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ चला जाएगा। ये इसका जवाब है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपकी बात प्रैक्टिकली लाइफ में देखी जाए तो आप बात ठीक कर रहे हैं। पुलिस के जो कमेंट्स हैं वो बेसिकली मेरे नज़दीक 99 केसेस में सही होते हैं। हम प्रैक्टिकल लाइफ देख रहे हैं ना, पुलिस वाले जो अगर किसी की FIR नहीं हो रही ना, इसका मतलब ये है या तो वो बनती नहीं है, या वो किसी और मकसद के लिए है। अगर वो बनती नहीं है तो वो बता देंगे सर इसके पीछे ये है कि ये मैंने करीबी रिश्तेदारी है, कोई इसने किसी को तलाक दी हुई है, वो जानबूझ के अपना जहेज लेने के लिए ये काम कर रहे हैं और ये इन्होंने वाकया खुद साख्ता किया हुआ है, वो पुलिस वाले कहते हैं। तो फिर जज साहब के जहन में ये चीज़ आ जाती है कि यार ये मुझे लग तो यही रहा है, तो फिर वो पुलिस के मुताबिक ही फैसला कर देते हैं। उसने भी अपना जुडिशल माइंड देखा और साथ ये चीज़ें हेल्पिंग हैंड हो जाती हैं उसके साथ। नहीं, अच्छा बात ये है कि उसमें नहीं, आप इसके देखें, इसकी भी रेमेडी है। इसकी रेमेडी है, अगर वो जज साहब ने ऑर्डर किया है तो मैंने यही बात अगली करने लगा था, अगर वो उसने पुलिस वालों को छोड़ दिया तो उसके अगेंस्ट, उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप जस्टिस ऑफ पीस के बाद ऊपर जाएंगे हाई कोर्ट में, वो जस्टिस ऑफ पीस उस पर पार्टी बनाएंगे आप उस ऑर्डर को, उस जज को भी आप पार्टी बनाएंगे। जब हाई कोर्ट में रिट जाती है, अगर अहमद भाई का दूसरे सवाल का जवाब किया था
अगर वो ऑर्डर जज साहब ने नीचे से आपके ख़िलाफ़ कर दिया है तो आपने उस ऑर्डर की कॉपी पकड़ के टेस्टेड कॉपी लेके उसकी रिट पिटीशन बनानी है हाई कोर्ट के लिए। उस रिट में जाके आपने सस्पेंशन सीक करनी है सीएम साथ एक लगा के मेन पिटीशन के साथ कि जी मीन वाइल जो ये ऑर्डर हो गया है मुझे सुना नहीं गया या इस ऑर्डर में मैकेनिकली और इलीगैलिटी है, इन्होंने ऑर्डर ठीक पास नहीं किया तो इसको मीन वाइल सस्पेंड कर दे। 99% जो रेट्स नीचे से होती हैं ऊपर जाके सस्पेंड हो जाती हैं और सस्पेंड होने के बाद मेरिट पे फैसला हो जाता है। दूसरी तरफ से वो दूसरी पार्टी चली जाती है क्रिमिनल मिसलेनियस, उसमें उन्होंने अपना पिटीशन के अंदर जो रिलीफ मांगते हैं, जो अर्जेंट रिलीफ होता है, एक तो पिटीशन के ऊपर नोटिस होते हैं, नोटिस के बाद जो अर्जेंट रिलीफ होता है कि आपने साथ एक सीएम लगाई होती है, उसे स्टे कहते हैं। उस पिटीशन में उस सीएम को वो नोटिस को हाई कोर्ट मीनवल सस्पेंड कर ऑर्डर फरमा देती है ताकि वो जो एफआईआर ही ना हो जाए। अगर ये सस्पेंड ना हुआ तो नीचे एसएचओ जो है वो अपना काम कर जाएगा, एफआईआर कर देगा, तो फिर जो पिटीशन है ये इनफ्रेक्शियस हो जाएगी हाई कोर्ट की। इसलिए उस इनफ्रेक्शियस को ना होने की वजह से कि इनफ्रेक्शियस ना हो जाए, वो मीन वाइल जो नीचे वाला ऑर्डर जो जस्टिस पीस का है उसको मीनवाइल सस्पेंड फरमा देते हैं, जो आपको आगे फिर मेरिट पे जो जज साहब ने उनको बाद में सुनने के बाद फैसला करना होता है। जी जो आपके ख़िलाफ़ हुआ है या जो आपके जो आपके ख़िलाफ़ हुआ है वो पार्टी दूसरी पार्टी आपके ख़िलाफ़ जाएगी। अगर आपकी एफआईआर नहीं हो रही तो फिर आप जाएंगे जी ना मेरी कंप्लाइंस करेंगे, आप भी हाई कोर्ट का राइट रखते हो जाने का। यानी कि दोनों पार्टीज़ के लिए दरवाजे उन्होंने ओपन रखे हाई कोर्ट ने, ये नहीं कहा कि भाई आपने ये सारी चीज़ें नीचे ही रख लेनी। हाई कोर्ट ने फिर वो सारी चीज़ें अपने पास भी। अब यहाँ पे कुछ पिटीशंस जो हैं जो जिस तरीके से 22 भी है, पहले डायरेक्ट भी फाइल कर देते थे लोग। कुछ जजेस जो हैं वो भी किसी वक्त कोई इमरजेंसी या कोई ऐसी वजह आ जाए जिसको वो सुनने के बाद अलाउ करें तो डायरेक्ट भी वो वहाँ पे पिटीशन फाइल हो सकती हैं, मगर वो उसके लिए आपको एक सॉलिड रीज़न बयान करनी पड़ेगी कि भाई मैं क्यों नहीं नीचे जा रहा। जैसे आप कोई बेल अप्लाई करते हैं, प्रोटेक्टिव बेल, तो वो कहते हैं जी कि मैं कसूर नहीं जा सकता, मुझे प्रोटेक्टिव बेल यहीं से दे दी जाए, फिर मैं बेल लेके जाऊंगा कि मुझे पुलिस अरेस्ट ना कर ले, एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है। कोई ना कोई सॉलिड रीज़न आपको बयान करनी पड़ती है जिसकी वजह से वो जैसा अलाउ करते हैं, अदरवाइज वो ऑब्जेक्शन केस ही लगेगा। मगर वो कहते यही है कि नीचे जो आपका फोरम है पहले उसको एग्जास्ट करें, उस फोरम के ऊपर इस्तेमाल एग्जास्ट करने के बाद फिर आप ऊपर हाई कोर्ट आए। जी आप क्या कह रहे हैं? तो आप प्राइवेट कंप्लेंट करेंगे फिर हाई कोर्ट। तो बहुत सारी चीज़ें हाई कोर्ट कहती है कि आप प्राइवेट कंप्लेंट करें, मैंने लिखना नहीं, बाज़ औक़ात लिखते भी नहीं है कि भाई आप प्राइवेट कंप्लेंट करें, आप विड्रॉ करें, आपका नहीं बनता। हाई कोर्ट विड्रॉ करवा देती है और आपको ज़बान से कह देती है कि आप जाके नीचे अपना दूसरी रेमेडी अवेल करें, या लिख देते हैं बीच में ये भी लिख देते हैं कि अदर रेमेडी इज आर अवेलेबल, बस आप चाहें। ये तो पिटीशंस हैं आपके पास रेमेडी। अगर एफआईआर नहीं हो रही तो आप प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट आपका राइट है, उसको आप कोई रोक नहीं सकता, मगर उसमें भी आपको वहाँ पे जाके सॉलिड रीजंस और अपने आर्गूमेंट्स के ज़रिए उसको एक्सेप्ट करवाने में सारी चीज़ें बयान करनी पड़ेंगी। क्वैशमेंट हाई कोर्ट इस तरह नहीं करती। एफआईआर की क्वैशमेंट, एफआईआर कहती है, एफआईआर अगर हो जाती है तो क्वैशमेंट के कानून को भी उन्होंने लिमिटेड कर दिया है। वो देखते हैं कि इसके अंदर भी इंटरफेरेंस की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो कहते हैं पहले जो है ना पुलिस के पास जाकर अपना वर्शन दें। अगर आप सच्चे हैं तो आप पुलिस में जाकर पहले अपना वर्शन दें। पुलिस हो सकता है आपको डिस्चार्ज कर दे, पुलिस के पास तो रेमेडी है डिस्चार्ज करने की भी। पुलिस अगर आपको डिस्चार्ज कर देती तो आपकी एफआईआर ख़त्म हो जाती। इसके अलावा जो पहले आजकल जो हो गया हुआ है वो मतलब वो लड़का और लड़की शादी करते हैं और साथ ही एफआईआर हो जाती है। एफआईआर होने के बाद वो साथ ही आप क्वैशमेंट पे चले जाते हैं जी नहीं। वो क्वैशमेंट इसीलिए उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कदगन लगाई कि ये पुलिस के पास जाके आप इन्वेस्टिगेट करने के बाद सारी चीज़ें मुकम्मल करें तो फिर आगे।
पहले तो इस्तगासा को लोग अदम पैरवी खारिज नहीं हुआ करते थे, ठीक है, अभी भी वही काम चल रहा है, मगर ये है कि पुलिस को कोर्ट जो है उसको एक्सपीडाइट करके उसको मेरिट पे डिसाइड कर सकती है, मेरिट पे डिसाइड कर देगी, अगर नहीं बनता तो डिसमिस कर दे। अच्छा, इसमें लास्ट में अहमद भाई ने ज़बरदस्त किस्म के बनाए हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ थी कि जस्टिस ऑफ पीस अपना ऑर्डर किया हुआ रेक्टिफाई नहीं कर सकता, इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकता, वो ऑर्डर उसके लिए उसके बाद हाई कोर्ट के पास ये पावर्स हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर जस्टिस ऑफ पीस के ऊपर जो है ना अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई करने की कोई पावर नहीं है। और एक जजमेंट में अभी अहमद भाई को अभी वो कॉपी होने गई हुई है, तारिक सलीम शेख साहब ने अभी जजमेंट 2022 में दी है 22 से 22B के ऊपर, उस कॉम्प्रीहेंसिवली सारी चीज़ें डिस्कस कर दी जो अभी हमने डिस्कस की हैं, उनको उन्होंने जजमेंट का हिस्सा बना दिया। और उस जजमेंट में उन्होंने ईच एंड एवरी जो पुलिस के ख़िलाफ़ रेमेडीज़ थी वो सारी की सारी उसमें डिस्कस कर दी हैं और उसको हिस्सा बना दिया। मैं अभी आपको कॉपी होके आती तो अहमद भाई को पहुँचा देता हूँ। इसके ऊपर सेकंड FIR की बात हो रही थी किसी जगह पे। जी सर। सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जजमेंट के ऊपर भी जजमेंट दी कि सेकंड जजमेंट नहीं हो सकता, सेकंड FIR की बात थी। तो उसमें पहले 2009 में एक FIR PLD 2009 लाहौर में वो इस तरह की एक रिपोर्टेड जजमेंट आई कि पुलिस के अंडर द लॉ पुलिस इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सेम ऑन रिकॉर्ड एंड दे प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। If such right is denied by the police investigation officer, the remedy available under section 5 cannot be jeopardized merely because previously FIR has been recorded has been investigated। वो इसीलिए वो कहा कि पहले FIR हो गई हुई है, उस FIR के अंदर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन में जाके शामिल हों, अगर कोई नई चीज़ भी आती है तो अगर आपने अपना क्रॉस क्वेश्चन अपना कर लें। एक वाक़े के मतलब 2 FIR नहीं हो सकते, एक वकूए के मतलब। वो कुछ प्रेसिडेंट बन गई बेनज़ीर मर्डर केस में कि 2 FIR हो गई मुर्तज़ा भट्टो के, और उसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी रेक्टिफाई किया कि वर्शन को उसी वर्शन में शामिल किया जाए जिस जगह पे वो पहली FIR मौजूद है, उसके बाद अगली कार्रवाई की जाए। नहीं, वो पुलिस ने वैसे अपनी मर्जी कर दी है, अदरवाइज़ ये जो चोरी का ऑफेंस है वो तो कम्युनिटी और है, तो बाई निकल के तो स्टोरी वकूआ ही बदल गया ना। ये जो देखें ये चेन ऑफ इंसिडेंट्स हैं, चेन ऑफ इंसिडेंट्स के अंदर आपने यहाँ पे आज इस कमरे में जो वाक़या किया है या वकूआ किया है, इसकी FIR एक सेपरेट चीज़ है। बाहर जाके आप कोई जो मर्जी करें आपका तो लहदा वकूआ बन जाएगा ना। ये नहीं है कि एक बंदा यहाँ से निकला और वहाँ से पूरे मोहल्ले में जाके उसने वो काम करता रहा, एक ही FIR में सारे काम डाल दें। हर वकूए की हर जगह पे हर प्रेसिडेंट चेंज है। आपने यहाँ पे जो एक्ट किया है वो यहाँ पे आपकी एविडेंस है, बाहर जाके करेंगे हमें तो नहीं पता बाहर क्या कर रहे हैं, हम किस तरह आप यानी कि वही FIR में शामिल कर सकते हैं। वो FIR का मकसद ये नहीं है कि वो एक काम नहीं करना। FIR जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ये है कि आपने पहले तो ये है FIR की वो टॉपिक नहीं है, FIR बीच में आ जाती है हमारी। FIR ये है कि कोई भी काम जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को आपने दी एप्लीकेशन कि जी ये रिपोर्ट है, वहाँ पे मैंने देखा ये काम हो रहा है, ये हुआ हो गया है, उसको आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। पुलिस वाला उस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के ऊपर चलता है और वो FIR देता है और वो हुए की तस्दीक करता है, देखता है वाकई हुआ कि नहीं हुआ। ये नहीं कि वो बैठे हुए एप्लीकेशन के ऊपर ही वो काम कर देगा, वो देखेगा जाके कि जो आपने कहा कि जी वहाँ पे ये काम इसने किया है कि नहीं किया।
उसकी तस्दीक करेगा, अपना पैरवी अफसर भेजेगा, अफसर भेजने के बाद तस्दीक करने के बाद एक मुतलका तरीके से FIR देगा। ये नहीं होता कि आप एक बंदे की सारी हुआ एक ही FIR में डाल दें। अच्छा, इसमें आप 22 से 22 को कंक्लूड कर लें। मेरे 2-3 राइट ऑफ पार्टीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के ऊपर डायरेक्शन मिल सकती है? नहीं मिल सकती, वो कहते हैं नीचे जाएँ मजिस्ट्रेट के पास। मैजिस्ट्रेट के पास जाएं और वहाँ पे बीच में 155 का करवाएं। हाँ, उसमें बेसिकली वो 50 इसमें उन्होंने कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा हुआ है। जो आप फरमा रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो आपको परमिशन रिक्वायर्ड है मैजिस्ट्रेट की। करनी तो पुलिस नहीं है, लेकिन काम पुलिस एजेंसी पुलिस ही कर रही है। वो फॉर्म चेंज कर दिया उन्होंने कि उसके लिए आपको नीचे मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। जैसा उसको जस्टिस ऑफ पीस मैजिस्ट्रेट को हिदायत नहीं दे सकता, उसके लिए उसको फॉर्म चेंज करा दिया कि ये फॉर्म ही नीचे जाने का है, आप मेरे पास गलत आ गए। हमारा फॉर्म कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आप FIR जो करते हो कॉग्निजेबल ऑफेंस के ज़रिए, आपने जो आके एप्लीकेशन दी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, तो इसने मेरी FIR नहीं दी, तो लिहाजा इसके लिए वो आप 22 से 22वीं में पिटीशन फाइल कर देते। आप जो डायरेक्शन दोगे वो बाकी CRPC एक्सक्लूड नहीं हो जाती 22 से 22B के अंदर? ये मतलब नहीं है कि आप उसको कुछ भी बीच में डायरेक्शन दे दें। अगर उसकी पावर के अंदर नहीं है, आप अब उसको आप ये डायरेक्शन देते हैं तुम्हारी पावर में ये था, तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम गलत नहीं कर रहे, तुम करो। अगर जो चीज़ उसकी पावर में है ही नहीं, तो हाउ कैन यू टेल हिम कि नहीं यार तुम फिर भी कर दो बीच में पकड़ के? वो भी कानून के पास, दोनों कोर्ट भी और वो भी कानून के ताबे है CRPC की। अच्छा, इसमें वो जो बात है ना, नो हेयरिंग ऑफ अक्यूज, जिसके खिलाफ वो FIR का ऑर्डर कर रहा है वो बाउंड नहीं है उसको सुनने का। नो हेयरिंग ऑफ अक्यूज का है वर्ड, हम बीच में अहमद भाई ने बीच में स्लाइड रखी हुई है। जी सर, ये हाँ, 2011 PCR LJ 913, Justice of Peace while deciding the case under section 22A is not required to issue notice to the person against whom registration of case is required. इसमें यही बिल्कुल क्लियर किया गया कि जस्टिस ऑफ पीस बाउंड नहीं है कि दूसरी पार्टी को सुने। आ जाए तो सुनना भी ज़रूरी है, आ जाए तो वो सुन लेगा, अगर नहीं आती तो वो जो भी है उसने अकॉर्डिंग टू लॉ अपना जुडिशल माइंड अप्लाई किया और उसने उसके ऊपर FIR के आर्डर दे दिए हैं, तो इट जस्टिफाइड। इस चीज़ से भी लोग कुछ समझते हैं जी मुझे सुना नहीं गया। अगर तो वो मौजूद था और नहीं सुना गया तो फिर तो ये आता है सस्पेंशन कराने के लिए बड़ा अच्छा आर्गूमेंट है कि सर मैं नीचे मौजूद हूँ मगर मेरे आर्गूमेंट नहीं सुनेंगे, तो ऊपर जाके जाते साथ ऑर्डर सस्पेंड हो जाता है। मगर आजकल तो सस्पेंशंस इसलिए ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि नीचे भी आर्म ट्विस्ट होना शुरू हो जाते हैं केसेस के अंदर, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है। इसके अलावा मेरा ख्याल है सेक्शन 6 की हद तक तो हमने कंप्लीट कर ली सारी चीज़ें। ये एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्ट्रियल वाला क्या सिलसिला है? इसके अंदर जनाब ने स्लाइड्स में मेंशन किया हुआ था। हाँ, ये लिखा हुआ है सेक्शन जजेस एडिशनल सेशन जजेस वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज एज एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस वुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। ये कहा ये गया तो जो जिसे हमने कहा नहीं कोजाई जुडिशल, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हैं कि 22 से 22 पुलिस को डायरेक्शन दें। जुडिशल ऑर्डर नहीं करवाए थे उन्होंने, कोजाई जुडिशल बना दिए थे। नहीं, तो सवाल ये कि ये डिस्टिंक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि ये भी केसेस मौजूद हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अगर कोई फंक्शन है उसके अंदर रेट में इंटरफेयर नहीं किया जाता, मगर आप कह रहे हो कि यहाँ पर इसके अंदर रेट के अंदर किया जाता है जब उनका 22 से 22 ये उन्होंने जजमेंट में ये बताया कि ये जो इसकी मुकदमा की इंटेंशन जो थी ये एडमिनिस्ट्रेटिव थी और ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। आप इनके बाकी 5 तक पढ़ेंगे तो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। ये 6 को आके उन्होंने जुडिशल में कन्वर्ट किया, जो उन्होंने कहा कि इसको आप जुडिशल रिट्स के ज़रिए आप काम कर लें
और इनके ऊपर वो जजेस को तैनात कर दिया गया, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव जज तैनात किया गया बीइंग अ हेड ऑफ द पुलिस। अच्छा। वो उन्होंने ये बीइंग हेड ऑफ द पुलिस बना के उनको पेश किया कि ये आप पुलिस के ऊपर ऑब्जर्वेटरी आ जाएंगे और हेड होकर काम करेंगे। अंडर सेक्शन 54 का जिक्र भी किया गया सबसे पहले। ये जो वर्ड आपने 55 और 54 पढ़ा, बीइंग हेड, पुलिस ऑफिसर रेफर टू द सेक्शन 54 एंड ऑफिसर इन चार्ज पुलिस स्टेशन रेफर टू एंड सेक्शन 55। ये जस्टिस ऑफ पीस को उन्होंने बताया ये कि आप इनके बतौर हेड भी काम कर सकते हैं, इनको आप डायरेक्शन दे सकते हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के तौर पर भी आप काम करेंगे। अच्छा, ये क्या आई मीन ये सिविल डिस्प्यूट और पुलिस वाले लिख देते हैं कि जी सिविल नेचर का ये डिस्प्यूट है, ये क्या सिलसिला है? मुकदमा अगर किया और सिविल के अंदर कोर्ट के अंदर अगर हम फॉर एग्जांपल फिर से वही क्वेश्चन है कि जी आपके खिलाफ पर्चा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको सिविल सूट कर लेना चाहिए फ़ौरन, और उसके बाद फिर कोर्ट को दिखाएंगे जी ये सिविल कोर्ट के अंदर अच्छा। बीच में पेंडिंग है, मेरे पे पर्चा नहीं होना चाहिए। इसमें दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं अहमद भाई। मिसाल के तौर पे ये सिविल, मेरा और आपका सिविल सूट फाइल है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आपने आपस में हमने कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस किया हुआ है, लिटिगेशन पेंडिंग है, मगर मैं फिर भी बहाना बनाता हूँ कि मेरे साथ तो इसकी सिविल लिटिगेशन पेंडिंग है, तो मैं कोई जुर्म कर जाऊँ, मैं अहमद भाई की गाड़ी चोरी करके ले जाऊँ, तो मुझे वो एफआईआर नहीं रोक सकता। एफआईआर होनी है उसके ऊपर, उसी ट्रांजैक्शन के बारे में, उसी ट्रांजैक्शन नहीं, उसी फ्रॉड के ऊपर। अब ये अगर उसी ज़मीन के मुताल्लिक कोई चीज़ चल रही है तो फिर हम उसके ऊपर प्ली ज़रूर लेते हैं कि सर ये उसी ज़रिए, ये सिविल लिटिगेशन के ज़रिए ही ये काम चल रहा है, ये वही आर्म ट्विस्ट करने के लिए एफआईआर करवाने की कोशिश की जा रही है, ये वकूआ मौजूद नहीं है। अगर वो 406 की एफआईआर करवाने की कोशिश करता है मेरे ऊपर या तो आप किसी का भी, तो फिर वो एफआईआर का ऑर्डर नहीं देगा जज। उसके सामने जब ये कहेंगे कि ये वही प्रॉपर्टी के साथ जिसके साथ इसने एग्रीमेंट किया हुआ है, उसी प्रॉपर्टी की एफआईआर करवाना चाहता है और इसकी सिविल लिटिगेशन पेंडिंग है, तो फिर एफआईआर के ऑर्डर नहीं होंगे। ये भी हाई कोर्ट की और नीचे रूलिंग बड़ी क्लियर हैं कि आजकल तो 406 की पहले ये दो लोग इसी तरीके से एफआईआर करवा देते थे पुलिस के साथ साजबाज होकर, पैसे लेके कि जी मैंने इसी प्रॉपर्टी जो मैंने इसने दी है, मैं कहूँगा जी इसके ऊपर मैंने 50 लाख रुपये दिया, तो मेरे खिलाफ इसने 50 लाख रुपये मेरा वापस नहीं कर रहा, तो इसके खिलाफ फौजदारी एप्लीकेशन देता हूँ, 406 की एफआईआर हो जाएगी। लोगों ने एफआईआर करवाई, हो भी रही हैं। हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 406 की इसी सेम ट्रांजैक्शन और सेम प्रोपोजिशन के ऊपर बेल में अपनी फाइंडिंग दी कि जहाँ पे एग्रीमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए, ये भी तारिक सलीम शेख साहब ने की, जहाँ पे एग्रीमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए और ये पता चले कि इनका आपस में ये एग्रीमेंट हुआ था ज़मीन लेने देने का या किसी भी किस्म का एग्रीमेंट जिसमें प्रॉफिट आना और जाना साबित हो, वो फौजदारी के ज़मरे में 406 में नहीं फॉल करेगा। 406 की उन्होंने डेफिनेशन को उससे एक्सक्लूड कर दिया और उसकी बेल अलाउ हो गई, और एक जजमेंट हमारे सामने एक इस तरह आ गई कि इस ट्रांजैक्शन जो इसने की है, सिविल को कन्वर्ट किया है फौजदारी में, इसके ऊपर भी कदगन लग गई कि ये अब एफआईआर नहीं हो सकेगी। 22 से 22B में हम यहाँ पे हमेशा जाके यही कहेंगे कि ये वही ट्रांजैक्शन है जिसकी सिविल लिटिगेशन पेंडिंग है, और ये बंदा यहाँ पे आकर मेरा आर्म ट्विस्ट करना चाहता है और फौजदारी कानून के टूल को यूज़ करके मुझसे रिकवरी करना चाहता है, तो ये रिकवरी का टूल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए मेरे ख़िलाफ़, जिसकी बना के ऊपर वो 22 से 22B की जो रिट पटिशन है वो डिसमिस हो जाएगी, और बात बहुत सारी हो रही हैं इसी बना के ऊपर। आप ये क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल क्लियर हो। ये दुरुस्त है कि 489F के ऊपर एक मालियत से कम वैसे नहीं वो पर्चे वगैरह पुलिस वाले नहीं दे रहे, और ये वहाँ पे भी 489F के मामलात के अंदर, बिकॉज अगला हमारा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी इस पे है, तो वहाँ पे केस रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका होता है और ये सारे। सबसे ज़्यादा पहले आसान तरीका ये है कि फौजदारी में जब आपका चेक बाउंस हो जाए ना, आपकी स्टैंप लग जाए विदिन 6 मंथ ऑफ इशुएंस ऑफ चेक, ये एक प्रॉमिसरी नोट होता है चेक, 6 माह के अंदर अंदर इसने आपने प्रेजेंट करना है उस इशुएंस की डेट से लेके 6 माह तक। अगर 6 माह गुजर जाते हैं तो वो चेक दी वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, स्टेल हो जाएगा, उसको आप ना आर्डर 37 का दावा कर सकते हैं, ना ही आप उसके ऊपर एफआईआर करवा सकते हैं, वो समझे कागज़ का टुकड़ा रह गया। तो इसीलिए इस चीज़ का भी विजिलेंट होना पड़ता है। पहले लोग ऐसे चेक रख लेते थे,
मगर अगर आपने स्टैंप लगवा के डिसऑनर स्लिप लगवा के रख लिया तो 50 साल भी पड़ा रहा, आप उसके बाद उसके ऊपर एफआईआर करवा सकते हैं, क्योंकि वो ऑफेंस जो है वो मेड आउट हो चुका है जब उसका स्टैंप लग गई, बैंक से लगती है। डिसऑनर स्लिप जिसे कहते हैं, स्टैंप डिसऑनर स्लिप को कह रहा हूँ मैं, जहाँ उसका अकाउंट ना हो। इसमें भी 3 चीज़ें आई। चेक को अगर आपने मुझे फैसलाबाद में इशू किया है, आपका अकाउंट फैसलाबाद में है, तो मैं उसे लाहौर में अपने अकाउंट में जमा करवाता हूँ। वो जिस अकाउंट में मैं जमा करवाता हूँ, जिस बैंक में, और जिस बैंक के हदूद में जो पुलिस स्टेशन फॉल करता है, वो मैं एफआईआर वहाँ पे भी करवा सकता हूँ, और वो मैं एफआईआर वो आपके उस पुलिस स्टेशन में भी करवा सकता हूँ जहाँ से आपने मुझे इशू किया, मगर होगी एक ही। तो इसमें भी ये थी चीज़ें जो उसमें जजमेंट से ये भी चीज़ें क्लियर कर दी। एफआईआर इज़ एफआईआर, अकॉर्डिंग टू लॉ एफआईआर एफआईआर है। आपको जहाँ पे देखें कि आपके उसको मुश्किल पड़ सकती है वहाँ पे करवा लें। आपने सवाल क्या मुझे पूरा दोबारा मैं इसका आधा जवाब मेरा दूँ। मेरा सवाल ये था कि क्या ये दुरुस्त है अच्छा कि वो आपका एक मालियत मैंने से वन ऊपर पार्ट वो से, पुलिस वाले कहते हैं रहने दो, मैंने वन पार्ट हो गया था, दूसरा रह गया था। ये कभी भी किसी जगह पर भी नहीं लिखा हुआ कि जी आप 10,000 की एफआईआर नहीं करवा सकते, आप 5 रुपए के भी एफआईआर करवा सकते हैं। चेक का मतलब सिर्फ पैसे नहीं है, चेक की इंटेंशन है, वो डिसऑनर स्लिप है, वो अगर आपके साथ अटैच है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड अप होता है। अगर सिक्योरिटी के तौर के ऊपर मुआहदे में था तो क्या वो फिर 22 से 22B के तौर के ऊपर ये तोड़ वगैरह भी अच्छा आप मैं बताएं आपको ना, बताऊँ, दूसरी साइड से भी पेश हो सकते तोड़ हैं। मटोड़ ये है, अगर चेक है और चेक के ऊपर आपने बैक में गारंटी लिख दिया है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, उसमें कहा कि ये चेक जो है गारंटी के तस्वर होगा, इस चेक के ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती, गारंटी चेक के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो सकती। और शान गुल साहब ने 2022 में जजमेंट दी है जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कट एक लफ्ज़ बोल दिया है, सेल्फ चेक के ऊपर भी एफआईआर नहीं होगी। अगर आप सेल्फ लिख देते हैं तो उसके ऊपर भी आप अगर डिसऑनर हो जाता है तो फिर वो भी एफआईआर नहीं होगी, क्योंकि सेल्फ का मतलब तो ये था कि मैंने खुद जाके कैश करवाना है और मैंने किसी को चेक दिया ही नहीं, वो तो मेरा ही है। मैं बता देता हूँ, अभी ना शान गुल साहब की जजमेंट है, मैं अभी आपको मेरे रजिस्टर में लिखी हुई हूँ, बता देता हूँ। अच्छा, इसके बाद वो जो अहमद भाई का सवाल का पूरा जवाब दे दूँ, फिर आपका सवाल है। वो पुलिस वाले किसी जगह पे आपको ये नहीं कह सकते जी मैंने 50,000 रुपये की एफआईआर नहीं देनी, वो आप 22 से 22B में जा सकते हैं और अपनी एफआईआर की रेमेडी अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नीचे जब बेल के मैटर में डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, कुछ चीज़ें ऐसी कि अगर 50,000 की या लाख की बेल है तो मजिस्ट्रेट साहब को अपना आफ्टर अरेस्ट अलाउ कर देंगे, अगर कोई 30 लाख की 40 लाख की है तो 20 लाख तक तो वो आजकल एहज साबान अलाउ कर देंगे, और बाकी जो है जी वो ऊपर जाए। मैं इस चीज़ से बड़ा ही अगेंस्ट हूँ कि कानून के मुताबिक आप एफआईआर के मुताबिक 400 चेक के जितनी अमाउंट है, अमाउंट को ही देखना चाहिए किसी को भी, कभी कितनी अमाउंट का चेक डिसऑनर हुआ है। अगर वो बेल 50,000 या लाख रुपए चेक वाले की बेल ले रहा है तो 50 करोड़ वाले की बेल लेनी चाहिए आफ्टर अरेस्ट। सिर्फ ये जाके ख़त्म होता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट कहती है ये रूल मैं मानती हूँ, नीचे वो रूल मानते नहीं देते। हाई कोर्ट ये रूल मानती है अकॉर्डिंग टू लॉ, जो रूल है अकॉर्डिंग टू लॉ जो यही है कि जिसकी 3 साल सज़ा है और वो उसकी वो अपना बेल जो है जी होनी चाहिए। वो अपना कहते हैं फिर भी हमारे यहाँ मुश्किलात का ये एक चेक रख दिया गया कि जी 30 लाख ये लेवल है। मैंने बहुत सारे जजेस से पूछा कि आप क्यों ऐसे करते हैं, कहते जी बस एक रवायत बन गई है, हम अगर ज़्यादा पैसों की बेल उठाएं तो लोग हम पे शक करेंगे कि हमने पैसे ले लिए। तो ये सिविल में स्टे का भी यही मसला है, यही कहते हैं कि जी कहते हैं कि बहुत करोड़ों की अगर आपने दे दी तो मलिक साहब मुकदमा 100% ऊपर से जाके करवा लीजिएगा। यही बात ये हमें ना हमें तो हम बार काउंसिल के ऊपर भी ये लेवल पे, मैं तो काफ़ी सारी जगह पे मैं और अहमद भाई इस चीज़ पे हम लोग एक मीटिंग करेंगे इस चीज़ के ऊपर भी चीफ साहब से भी कि इस ट्रेंड को ख़त्म करना चाहिए, ये वाला क्राइटेरिया ख़त्म करें। मगर वो कहते हैं जी हमने किसी के ऊपर चेक दिया ही नहीं हुआ, ना हमने कोई रिटर्न चीज़ दी हुई है, ये जजेस की अपनी अप्रूवल है या अपनी मर्ज़ी है वो लें या ना लें, फिर वो ये बात कर देते हैं।
देखिए, फौजदारी कानून की सज़ा और है, विद फ़ाइन भी है, मगर अगर वो रिकवरी का सूट फाइल करता है तो उसने अपनी रिकवरी करनी है आपसे पैसों की। आपने सज़ा भुगती है अपने फौजदारी एक्ट की, ये आपने पैसों की सज़ा नहीं भुगती। ये बड़ी क्लैरिटी है इस चीज़ में कि वो जो आपने फौजदारी एक्ट किया है, जो क्रिमिनल आपने इंटेंशन के साथ चेक दिया है रिसीव करने के लिए, आपको पता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं और आपने जाके उसको ऐसे जलील करने के लिए चेक दे दिया, ये उसकी सज़ा आप भुगत के आए हैं 3 साल। वो सज़ा जो बाकी वो रिकवरी कर सकता है, वो अपनी रिकवरी के अंदर जाएगा तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। जो रिकवरी के मोड हैं, आपको वो अहमद भाई को पता है मोड का क्या मोड है इसके सिविल सूट में। मैंने आपको कहा है सर, हमारी हमारी खराबी नहीं बाय द है। वे, अगर आप 3 साल के अंदर रिकवरी का दावा नहीं जमा हाँ। करेंगे तो आप फारिग हैं। लिमिट टाइम बार हो चुका होगा, तो ये वाली बात वो आपने करना ही करना है। अगर आप इस चीज पे बैठे हुए हैं कि जब वापस आएगा तो देखी जाएगी वगैरह, नहीं तो बोला, इसका ये time- आपने टाइम पर ही रिकवरी का सूट फाइल करना है। रिकवरी ऑर्डर 37 का दावा फाइल करेंगे आप, ऑर्डर 37 का मसला, लेकिन ये भी देख लीजिए। नहीं, नहीं, मैं नहीं। वही कहने लगा हूँ कि अब ये अजीब सा सिलसिला नहीं, पैरेलल भी मैडम सही कह रही है, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। दावा आप कर दें तो वो कहते हैं कि जी बेल तो बंदी है, तो सर बेल तो वैसे ही होनी है, मेरी बात सुन। बेल जो है 489F की जो बेल है वो एज ए मैटर ऑफ राइट आपको हाई कोर्ट ने दे ही देनी है आफ्टर एस बेल। ये 3 साल सज़ा तो आप काट रहे हैं, मजिस्ट्रेट की अगर सज़ा दे देता है ट्रायल के बाद, उसमें आपकी जो है सिविल लिटिगेशन आपको बाहर नहीं करेगी। आपने वो मजिस्ट्रेट ने सज़ा दी है आपके उस एक्ट की, वो एक्ट में आप सज़ा देते भी हैं तो ऑर्डर 37 का दावा आप फाइल करते हैं तो आपकी रिकवरी का लहदा प्रोसेस है, वो चलना ही चलना है, वो सज़ा लहदा चल रही है। वो लहदा बात है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कई जगह पे जाके पैसे दे के वैसे जान छुड़ा लेते हैं लोग। सर अगर उसने 10 सेट दिए तो क्या वो 10 सेट्स पे ही अपना एफआईआर करवा सकते हैं? आप एक भी करवा सकते हैं, 10 की एक ही एफआईआर में रख दें। मतलब अगर एक एक चेक के अलग 10 के 10 चेक डिसऑर्डर करने के बाद एक ही एफआईआर आप करवा सकते हैं 10 का जिक्र करके। मगर अगर वो पुलिस स्टेशन चेंज किया है तो फिर आप उसी जगह पे पुलिस स्टेशन में जाएंगे। मर्जी है ना आपकी, आप मैंने उन्होंने कहा हो सकती है इकट्ठी हो सकती है, मगर पुलिस स्टेशन एक ही हुए तो, मगर एक ही पुलिस स्टेशन पे 10 चेक डिसऑर्डर हो गए एक ही बैंक में, तो आप एक ही एफआईआर करवा दें। हमने कई दफ़ा करवाई है सर। पर मोड पे नहीं एफआईआर होती। यार ये भाई वैसे अलग 489F तक बन गया, 22 से 22B का प्लीज पूछिए थोड़ा सा। 22 तो बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर है इन्होंने अच्छा, जो ये बताइए, मेरे भाई से रिक्वेस्ट होगी कि एक तो हमें 22 से 22B की पटिशन का ड्राफ्ट प्लीज शेयर कीजिए। दूसरा वो क्या लवाजमात हैं जो कि एक 22 से 22B की, और वो बाकी चीज़ें वो भी बता दीजिए, और साथ आपकी प्रेयर क्या होगी वो भी थोड़ी सी बता दीजिए। 22 से 22B में आप क्या लिखें, क्या अल्फाज क्या इस्तेमाल जादू के करने चाहिए? थोड़ा सा सर कोग्निटिव नॉन कोग्निटिव यार वो आपको वो 3 टॉपिक चेंज लेक्चर हो हो जाएगा, चुके होंगे, टॉपिक चेंज हो 3 जाएगा। लेक्चर हो चुके हैं, और हर बंदे ने इब्तिदा के अंदर आपको पिछले चंद दिनों के अंदर बताया कॉग्निजेबल क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल। सलमान सफदर ने, आपके सर उमर तक ने बीच में किया, यार फिर बार बार नहीं करना। रिकॉर्डिंग है ना, आप सुन लो निकाल के उसको। इसके ऊपर मेहरबानी करके पहले ये गाइड अच्छा कीजिए जी, कि क्या जादुई अल्फाज होंगे कि 22 से 22B की हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी क्या, और प्रेयर क्या मांगनी है हमने इसमें? सबसे सबसे आसान काम तो ये है कि पटिशन में 2 चीज़ें आपने लिखनी है कि जी पहले तो आपको पता ही कि पार्टीज ने ये वो सारा जो दो अहमद भाई जो कहते हैं जादुई लफ्ज़ जो ये है कि आपने जो पटिशन के अंदर वो जो आपने स्लिप है जो पुलिस स्टेशन के साथ आपने जाके जमा करवाई एप्लीकेशन, वो डायरी नंबर का जिक्र लाजमी करना है कि जी फ़लाँ डायरी नंबर है और फ़लाँ डेट है जहाँ पे हमने यहाँ पे एप्लीकेशन जमा करवाई हुई है, मगर आज तक उसका कोई जवाब या कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो। ऑफेंस लिखना पड़ता है कि हमारे नज़दीक ये बनता है कि बस नहीं बनता है, आपकी मर्ज़ी है कि आप ऑफेंस अपनी एप्लीकेशन में लिखें या ना लिखें। आपकी जो एप्लीकेशन है, जो इस वकूए के बारे में आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो बड़ी कामयाब होनी चाहिए, वो आपके सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होना चाहिए। आपने हक़ाइक़ को ट्विस्ट नहीं करवाना,
मिसाल के तौर पे आपके पास क्लाइंट आ जाए तो आप उसे क्या है कि मैं तेरी एप्लीकेशन आप ही बना देना, वो नहीं करना हमने। जो उसके साथ वाक़या हुआ है उस वाक़े को आपने उसी तरीके से रखना है, उसी तरीके में आपने अपने अल्फाज को बेहतर कर देना है, कानूनी जवाज़ दे देना है उस FIR कराने की एप्लीकेशन को। अगर वो एप्लीकेशन अपने तौर पे दे भी आया है और उसने अपना वकूआ बयान कर दिया है तो फिर भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये तो पहले की बात कर रहा हूँ ना, अगर आपके पास आ जाए तो आप उसको कोई FIR की एप्लीकेशन लिख दें। अगर वो एप्लीकेशन अपने तौर पे दे आया है और उसमें भी कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट नहीं होता तो फिर भी आप उसे ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया हुआ है पुलिस स्टेशन के पास। अगर आप नई एप्लीकेशन लिखते हैं, वो एप्लीकेशन दोबारा पुलिस वाले आके जज साहब को जमा करवा देते हैं, जनाब के इसने तो फलान जगह पर ये हमें एप्लीकेशन दी है, आपको ये एग्जैजरेट कर रहा है, तो फिर भी आपकी पिटीशन डिसमिस है, वो आपकी इंटेंशन क्लियर हो जाएगी। अगर आपने मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने FIA में एप्लीकेशन दिया कि जी मेरे इतने पैसे इसने देने हैं बाहर भेजने के और मुझे ये दे नहीं रहा, तो FIA वाले की एप्लीकेशन पेंडिंग है, वो नहीं कर रही आपकी FIR, तो आप पुलिस स्टेशन में FIR की एप्लीकेशन दे देते हैं कि सलाम मैंने इससे पैसे लेने हैं, मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो फिर भी आपके ऊपर ये कंसीलमेंट आ जाएगी कि आपने वो एप्लीकेशन छुपाई है, तो लिहाजा दो फॉर्म इस्तेमाल करने की वजह से भी आपकी 22 से 22 भी डिसमिस हो जाएगी। 22 से 22 भी FIA या नैब वगैरह को आप कर सकते हैं? नैब को आप नहीं कर सकते, आप FIA को कर सकते हैं। अगर FIA डायरेक्शन नहीं मान रही, आपकी बात नहीं मान रही, तो आप 22 से 22 में FIA को देंगे, FIA को पार्टी बना के आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। सेशन जज के पास के और सेशन जज के पास नहीं 22 से 22 भी जो एडिशनल सेशन जज जस्टिस ऑफ पीस है उसी के पास है। उसी के पास FIA के खिलाफ एप्लीकेशन आएगी, FIA की डायरेक्शन वो दे सकते हैं, और एंटी करप्शन की अदालत को भी, एंटी करप्शन की अथॉरिटी को भी वो ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ इसकी प्रोसीडिंग करें। बट FIA के अंदर तो पहले तो वो पर्चे से पहले इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, अगर तो वो शुरू में इंक्वायरी, ही आप 22 से 22 भी कैसे? मैं बताता हूँ, आपकी वो इंक्वायरी नहीं कर रहे आप आ सकते हैं, आपकी FIR नहीं कर सकते, नहीं कर रहे तो वो भी आप आ सकते हैं। आपको अगर वो बगैर इंक्वायरी के बैठा लेते हैं तो फिर भी आप आ सकते हैं कि सर मेरे साथ ज्यादती हो रही है, जैसे तो पीस उसके ऊपर एप्लीकेबल है, उसकी FIA के ऊपर, और एंटी करप्शन की भी कुछ चीज़ें उसमें आ जाती हैं। उस एंटी करप्शन में भी ये आप जस्टिस ऑफ पीस के ऊपर एप्लीकेशन बता सकते हैं कि मैंने फलां पटवारी से ये काम के लिए उसने मुझसे पैसे लिए हुए हैं और पटवारी एंटी करप्शन के साथ मिल गया है और मेरी FIR नहीं हो रही, तो 22 से 22 भी उसके ऊपर भी अप्लाई होगी। बार काउंसिल आपकी कंप्लेंट के ऊपर अगर एक्ट नहीं कर रहा तो वहाँ पे 22 से 22 भी आप करवा सकते हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी नहीं अगर आपकी चल रही है कि ये करके नहीं, तो उन्होंने इनकी लिमिटेड, इनकी पावर भी लिमिटेड कर दी उन्होंने। पब्लिक प्लेस पे या पब्लिक पार्टीज को नहीं बना सकते आप इसमें पार्टी। ये इसमें पुलिस है, FIA है, वो एंटी करप्शन है, और फौज भी शामिल नहीं है इसमें। किसी तरह के कोई इदारे इसमें और नहीं आ सकते, कोई वफाकी इदारे नहीं आ सकते, कोई इसमें सूबाई इदारे नहीं आ सकते। सिर्फ ये मुतलका इसको लिमिटेड स्कोप के ज़रिए डेलीगेट किया गया। अदरवाइज़ बाकी जो चीज़ें वो हाईकोर्ट ने अपने पास रखी हुई हैं। हाईकोर्ट भी समझदार है, उनको पता था आपको जो जो चीज़ें देनी है, जहाँ जहाँ आपका रश कम करना है वो काम हमें उन्होंने नीचे डेलीगेट कर दिए। इसका फ़ायदा हो गया काफ़ी। बहुत सारे लोगों की पैसे कम होने के बाद हाईकोर्ट के लोग, वकील साहब फीसें ज़्यादा मांगते हैं, इसी रेट के 50 लाख रुपए मांग लेंगे, 10 लाख मांग लेंगे। हम जैसे 50,000, 20,000, 10,000, 5,000, कई लोग मेरे भाई 2,000 में भी कर देते हैं। उनको मना करता हूँ मैं कि आपने 2,000 रुपये 22 से 22 भी नहीं करनी। मैंने आपको रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोगों ने अपना स्टैंडर्ड ऑफ फीस जो है वो इस तरीके से रखना है। मैंने आपको मिसाल प्रैक्टिकल बता देता हूँ। मैं सेक्शन कोर्ट बैठा हुआ हूँ, तो मैंने ना लोगों, मेरे पास एक 22 से 22 भी वाला आया। मैंने कहा ठीक है जी दे दे मेरी फ़ीस 50,000 रुपये। उसने मुझे कहा भाई मैं अभी आता हूँ। मेरा वाकई भी आपके पास वाकई बंदा नहीं आना होता है, तो मैंने कहा चल जितनी है दे दें यार, घबरा ना। चला गया। उसने कहा 50 को कम करूँगा 25 आएगा। वो साथ एक मेरा दोस्त और बैठा हुआ है, उसने 1500 में कर दी। तो मुझे, वो फिर रहा था इधर, मैंने कहा ये क्या भला है भाई, मैं आर्डर भी ले लिया। मैंने कहा यार क्या किया जो उसने 1500 ले लिया। मैंने उसको जाके हाथ जोड़ के कहा भाई ये 5,000 तुझे देता हूँ, 1500 ना लिया कर यार। दोस्तों को रिक्वेस्ट करनी चाहिए, आपस की बात है, ये रिकॉर्डिंग के हिस्से के बाद की बात है कि फ़ीस का स्टैंडर्ड आपने अच्छा रखना है। ये ज़्यादती है,
अमान की बात है कि मुझे उसी दिन 50,000 मिला था, मगर किसी और केस में मिला था। अमान की बात है, आपने तवक्कल अल्लाह पे रखना है, और अल्लाह ताला आपकी रोज़ी रोटी का जो ज़ामन अल्लाह ही है, कोई बंदा किसी को नहीं दे सकता। मैंने हमेशा ये देखा कि अब जितने पक्के ईमान से जाएंगे, वो बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, इंडियन है, वो बंदे ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि आप अपने लेवल को जिधर रखोगे उसी लेवल की चीज़ें आपको मिलेंगी। आप अपने लेवल को नीचे गिराओगे तो निचली चीज़ें आपको मिलेंगी। आपने अपना लेवल बढ़ाना है। जब आपका लेवल यहाँ पे खड़ा है और आप कहें जी मैंने इतने की करनी है, मैंने नहीं करनी इससे नीचे, तो आपको वो मिलेगी। वो एक मिसाल उसने दी थी, अहमद भाई अगर वो 7 लाख रुपये में एक रिट करते हैं ना, यकीन माने तो ये 7 लाख में करके तो स्कूल में है। कई लोग जो है वो 2 लाख या 25,000 वाले हैं, वो रुल रहे हैं, वो 50 करके भी 7 लाख पे नहीं जा रहे। तो स्कूल से रोटी कमाई जो आपके नसीब में वो आपको मिल जानी है, कोई आपकी रोटी नहीं रोक सकता। लेकिन ये भी जेहन में रखें कि 7 लाख फीस लेने के लिए उसके पीछे मेहनत भी लगती है, ठीक है, ये भी याद नहीं वो तो रखें। मेहनत ही तो बड़ा ज़्यादा है। के अंदर यार मैंने कहाँ 7 लाख रुपए मिलते नहीं मिलती का है। 80 मैं चुप करके बैठा हूँ, 80% मुफ्त में करने पड़ते नहीं हैं। वो कोई करना हर देखिए जी, वकील का करना सियासी वकीलों को हमें सियासी तौर पे दोस्तों के हकाइक, सीधी सी बात है, दोस्त हमें कहते हैं आप जैसे भाई आ जाएंगे, ये करना है, वो आता है, इसलिए वो बंद करा दी है वो। नहीं भाई, मुझे बल्कि मुझे टैक्स देना पड़ जाता है 80%। मैं आपको अल्लाह कह रहा हूँ, 80% बंदे आके कहते हैं जी वो मेरे चाचू है, मेरे रिश्तेदार हैं, आप इनका करने मल्टी करोड़ों रुपए का होता है। वकील साहब ने फीस भी ले ली होती है। अक्यूज राई होता है, ऐब एक शेख होता है, कहता है मेरे चाचू हैं और ये वगैरह, आप ये कर लीजिए, ये लिफाफा जी ये लीजिए, कर लीजिए ना कर लीजिए। अभी मैंने बल्कि यहाँ पे बैठ के ये तैयार करना है, वो लिफाफा दे देता तो उसमें 50,000 आपको बीच में पकड़ा देता, क्या करो उसमें खटमुंशी तक नहीं, बीच में 50,000 के अंदर करो। नहीं मजाक की बात है, अहमद भाई की बात से आगे चलेगी। एक ना बंदा ने ना हमें कहा कि जी मेरे ना चाचे का पुत्र है, तो इसकी बेल करानी है। हमने जाके जज को रिक्वेस्ट की, सर मेहरबानी करें, बच्चे का जाती है ये मामला। उन्होंने क्या है सर, चाचा क्रिश्चियन है? नहीं। उन्होंने क्या लिखे बसी, यार सीधा सही से दसिया कर। नहीं अच्छा, ये अहमद भाई की बात है। आती बात तो तूने बीच में डाल दी। कितने एसोसिएट साथ लेके जाएंगे तो 22 बी की पिटीशन जी मैं हाँ ये आपकी बात 22 बी के पिटीशन जो है आपका, अगर मेरिट बनता है ना तो आप अकेले भी जाएंगे तो मेरिट पे बन जाएंगे। आपने अपना केस इस्टेब्लिश करना है, आपका केस इस्टेब्लिश है, वो उधर ही आ जाते हैं। प्रेयर में आपने, मैंने 2 चीज़ें आपको बयान की, उधर से बात निकल गई। स्लिप आपकी जो है वो डिसऑनर स्लिप की कॉपी साथ अटैच होनी चाहिए, एप्लीकेशन अटैच होनी चाहिए, एप्लीकेशन के इंग्रेडिएंट्स पूरे होने चाहिए, और आप नीचे प्रेयर में लिखें कि जनाब के अकॉर्डिंग टू लॉ जो है मैं इसके पास गया हूँ, इसने नहीं मानी, इसको हदायत की जाए। तो अंडर सेक्शन 154 मेरी जो है मेरा जो वर्शन रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि मेरा राइट है, बेसिक राइट है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो भी जाएगी उसने काटनी है, वो ड्यूटी बाउंड है। वहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है 154 में ड्यूटी बाउंड, वो हर हाल में SHO ड्यूटी बाउंड है मेरा वर्शन रिकॉर्ड करने का। और वो वर्शन अगर मेरा झूठा भी है तो रिकॉर्ड ज़रूर करे, उसके बाद डिस्कार्ड कर दे, उसके पास पावर है, वो इन्वेस्टिगेशन में जाके ख़त्म कर देगा। मगर उसके बाद चीज़ें आगे हमारे मुल्क में तो चलती नहीं। इंक्वायरी का जो दौर चलता है, ये प्रेयर आपकी आ गई, आपने वो प्रेयर करने के बाद पिटीशन जो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया किस तरह फाइल होनी है, तो जो मेरिट पे बनती है तो वो आपकी मेरिट पे बंदे ले जाएं या ना ले जाएं, आपकी बेल अपनी पिटीशन एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर उसमें नहीं बनती, कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट नहीं होता, तो जज अपने आप से कैसे कह सकता कि मैं ये ऑर्डर आपको दे दूँ? नहीं, सदर सुदर की बात भी नहीं है। देखिए जो बनती होती है चीज़ें बन जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, एक मेडिकल लगा हुआ साथ लड़ाई झगड़े का, पिटीशन के साथ आपने अपनी पिटीशन में डॉक्यूमेंट सारे पूरे किए हुए हैं। मेरा जी ये डेट का डॉक्यूमेंट है, ये डेट का मेडिकल है, ये डेट की एप्लीकेशन है, मेरा वर्शन रिकॉर्ड नहीं हो रहा। वो जिधर मर्जी जज साहब को किसी जगह से फ़ोन क्यों ना आ जाए, वो इस वर्शन को छोड़ नहीं सकता। वो इस वर्शन को जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो उसके ऊपर FIR के आर्डर उसने करना ही करना है। वो अपनी कई चीज़ें ऐसी हैं, वो सदर जाए या सेक्रेटरी जाए, कोई इस चीज़ से आगे नहीं जाएगा। वो भी कहेगा जो 19-20 का फ़र्क है वो मुझे डिस्क्रिप्शन है मेरे पास
कि भाई बनती भी है नहीं भी बनती तो मैं इसको कर दूँ। अदरवाइज़ जो चीज़ नज़र आती है ऑन द फेस ऑफ इट, वो कभी भी कोई भी जज आपको नहीं रोक सकता। तो लिहाजा वो चीज़ें जो बंदे ले जाने वाली है अहमद भाई, वो ट्रेंड तो बड़ा ही गलत है। उस ट्रेंड को हमें डिस्कार्ड करना चाहिए, रोकना चाहिए। वो बार कौंसल में भी आपने इस अच्छा काम शुरू कर दिया है। इसी ट्रेंड के साथ जब ये लोग आगे जाएंगे, फिर ये आगे से आगे जाएंगे, वो ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा। ये ट्रेंड बनने में भी 5 साल लगे हैं, 5-5, 10-10, 5 साल लगे हैं वो ख़राबी होने में, तो सही होने में भी 5 साल लगेंगे। आप लोगों ने ठीक करना है। आप लोग बैठ के पढ़ रहे हो, अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं, आप भी फिर 10 बंदे जाके वो काम कराओ, जाके लड़ाई झगड़े भी करो, जाके काम भी कराओ, डराओ धमकाओ। इसी बार कौंसिल ने ये काम ठीक करना है। हमसे पीछे हम नहीं कहना चाहते क्या हुआ। वो 5 सालों में बंदे ख़राब हुए, आपने इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाना है। तो उम्मीद यही है कि अहमद भाई यहाँ पे ये काम जारी रखेंगे। और कभी भी यकीन माने, मैंने ये कभी भी नहीं करना था। ये दोस्तों की इनिशिएटिव होती है। इसने कहा जी पहले तेरा नाम, मैंने कहा चलो। असल में आपको भी इनिशिएटिव दिया गया है, आपको एक ट्रेंड दिया गया है। वो ट्रेंड बीवीसी है, बार वोकेशनल कोर्स कहते हैं आप, वो इस सूरत में है, या इनके लेक्चर्स की सूरत में है, या किसी भी जगह पे आपको पढ़ाई लिखाई का जो बंदा मिल जाता है। मैं इन भाई बहन बैठे हुए, इनकी बड़ी अच्छी बात है, ये बैठ के रोज़ लेक्चर सुनते हैं। ये कोर्सेज जो है ये अब आगे जनरेशन ठीक कर देंगे। हमारी जनरेशन में आप लोगों ने आगे जाना है। आपसे आपका दोस्त आपको मिलेगा, आप कभी ये नहीं कहेंगे यार आप जाके लड़ लेने हैं, आप ये कहेंगे यार अपने फैक्ट्स मुकम्मल करो। जब आपके फैक्ट्स मुकम्मल हैं, आपके ब्रीफ मुकम्मल है, आपको अपने केस पे एतबार है, तो आप जहाँ पे मर्जी जाके फाइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। यार ये भी वो बहुत फिर मान के आगे। मैंने ना सरगोदे बार का एक पढ़ा, वो जो आपकी बात कर रहे हो ना, सरगोदे बार ने बाकायदा लिख के लगाई हुई है कि जी 22 से 22B का ये रेट है, बार कौंसल अपना अपना सिविल सूट का ये रेट है, 1500, 20,000, 2,000, 3,000 इस तरह उन्होंने लगा दिया है। वो हम दुकानदार नहीं हैं, मैं सॉरी टू से, हम लोग को यूनियन नहीं चला रहे यार। वकालत जो है वो प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, उसका ट्रेंड ही ख़राब कर दिया। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आप लोगों ने किसी को बुरा लगे। ये रेट लिख के लगाना कि हम कोई बुकाऊ माल हैं। भाई मेरा दिल कर रहा है, मैंने ये पिटीशन करनी है, मेरे पास आए हो, इतने की करनी है। ये भी थोड़ा सा देखे ना। हम लोग कहते हैं यार वहाँ आ गया तो जावे ना, जिसने आपके पास आना है उसने आना ही आना है। थोड़ा सा स्ट्रेस होके देखे, थोड़ा सा अपने आप को अल्लाह की तरफ से भी कोई चीज़ें अपने जहन में रखें। दारोमदार वही है कि लिखने के बाद भी नहीं आना। कईयों को अल्लाह ताला ने पीछे से दे देना, आगे से दे देना, पता नहीं चल रहा है कहाँ से आया। हर वकील कुछ ना कुछ जो एम है वो खा के ले के जा रहा है। रोटी उसको मिल रही है, कागज़ उसके पास है, दफ्तर उसके पास है, दोस्त उसके पास है, 19-20 हर बंदे की आती है, मुश्किलात आती हैं। मगर वो जो आप सर्वाइव कर जाओ, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, अल्लाह ताला का रास्ता बन जाता है। और रास्ता बन जाए तो फिर आपका चीज़ें रुकती नहीं। बाकी अल्लाह ताला को पता अगर नहीं आता, ये जो रेट लिखने वाले इनको चाहिए जाके काम छोड़ के कोई और काम कर लें। मैंने इनको बड़ा रोका है, मैंने कहा ये क्या हरकत कर रहे हो यार, ये एथिकली हमारे खिलाफ है। असल में मेरी बात सुने, पर्चा वगैरह मुंशी वगैरह वो किस चीज़ के लिए हम कर दें और उसका हम काम क्यों कर दें। बात तो सीधी सीधी ये है कि इट इज़ अ प्रोफेशन। अगर आप इसको डिग्नेट 5 करोड़ का मुकदमा है, बंदा आपको 5,000 रुपये बीच में पकड़ा रहा है, तो फिर आपके सामने है और नज़र आ रहा है बीच में उसने 5 करोड़ का चेक लिया हुआ है वगैरह, वो कि आपको 50,000 नहीं दे सकता। नहीं भाई वो अब बेशुमार आपको यहाँ पे बेशरम बंदे मिलेंगे, वो कहेंगे और जी ठीक है अब बल्कि ऐ भी करो। और मुफ्त वाला क्लाइंट आपको सबसे ज़्यादा बेशरम मिलेगा। मुफ्त वाले क्लाइंट के साथ आपको सबसे ज़्यादा तंग भी करेगा और बाद में आपकी पीठ पीछे कहेगा भी कि ऐ कीता है तुसी, ऐ इस तरीके नाल कीता है कि ऐ तुसी इस वास्ते शायद साडे मुकदमे विच इंटरेस्ट नहीं ले रहे कि मैं तुहानू पैसे नहीं दिते हुए।
कि जी ए तुसी ए नहीं कीता, तुसी ओ नहीं कीता। अपनी डिग्निटी आपने खुद मेंटेन करनी थोड़ा है, सा नहीं करनी थोड़ा सा तो टाइम गुजारे, अल्लाह बेहतरी कर देता है। बेसिकली आपके इर्द गिर्द हल्के ने आपको केस देना है पहले। ऐसा ऐसा जब ग्रो होएंगे तो फिर आपके दोस्त आगे तक जाएंगे। अच्छा, मैं एक दूसरे चीज़ क्लाइंट से आगे आप एक चीज़ मैं क्वालिफाई कर दूं, आप प्रोफेशन की इब्तदा में हो, ये चीज़ें जो हम कह रहे हैं 5 साल के बाद आप अपने लिए रखें। शुरू में आना भी नहीं मिल रहा, कम अज कम आपके पास कम अज कम अगर आपके पास आपका खर्चा पूरा वो कर दे मुंशी का, और ये आपको जेब से ना लगाने पड़े, अन्यवा काम करो। हर चीज़ का आपका होना चाहिए कि हाँ मैं करता हूँ, क्योंकि आप काम सीख रहे हो। इसलिए ये 2000 वाला ये जो सारी की सारी चीज़ है उसके ऊपर मैं आदत ना बनाओ, और 5 साल के बाद पहले वाले चंद बेशक मुश्किल मुफ्त कर दो, आइंदा बीच में उसको कहना जी काफ़ी हो गई है। मैंने बड़ी दुनिया के मुफ्त अग्रीमेंट्स बनाए हैं, अब उनके करोड़ों के जब आते हैं, किसको कहते हैं, जितने म्यूजिशियंस वगैरह, मैं उनको कहता हूँ यार भाई इसके अंदर से आपका इतना है, मुझे इतनी आप बीच में फीस देंगे, आप मिल जाती है। तो समटाइम मछली को हुक करने के लिए भी कुछ चीज़ें छोटी मोटी कर लेनी चाहिए। आप लोग जो कहते हैं ना इतने भी कर रहे हैं, कर लो, आप लोग शुरू कर रहे हो ना, अभी आपको आनी चाहिए। मैंने जब वकालत शुरू की, बेसिकली मैं आपको बताऊँ, मुझे सबसे पहले एक तलाक का केस महल्ले से आ गया। मैंने कहा, अब्बा जी ने कहा जी ये आगे यार फला रहता है तो इसको पैसे ना लगे। मैंने कहा ठीक है। वो फौजदारी में मैंने प्रैक्टिस शुरू की, फौजदारी में तो केस तलाक का आ गया, मगर इनकार नहीं किया, इसलिए कि आपके इर्द गिर्द सर्कल ने आपको वकील बनने के बाद आजमाना होता है। वो आप सर्कल को, आप उस केस को करें, कुछ चीज़ें अपने तौर पे करें, और उसने ना भी लें तो आपको खर्चा दे जाता है कि चलो जी आप कागजात मुंशीदा खर्चा है, मगर आपका अहमद भाई की बात, अभी आप काम प्रोसेस के अंदर है, आप काम करेंगे आपको काम आएगा। मैंने शुरू में 392 की, कोई 50 बेलें एक ही बंदे की थी, वो डाकू मिल गया मुझे। वो नहीं, वो बंदा था, उसके पास 50 FIR है, उसकी बेल मैं एक कराऊँ, दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए, वो भी ऐसा ऐसा देते थे। उसके पीछे जो गैंग था, असल में आपका ट्रेंड ठीक हो जाता है। आप काम करते हो, आपको मुझे पता चल गया फला फला जरिए इसकी बेल होती है, इसमें रिकवरी ना हुई हो तो बेल मजिस्ट्रेट ही ले लेगा, रिकवरी की वैल्यू कम हुए मजिस्ट्रेट ले लेगा। मजिस्ट्रेट की आप फिर आपका जेन बनता रहता है, आपको उस चीज़ का पता चलता है प्रोसेस में गुजरने के बाद। आप अभी कहें जी मुझे दे, वो जो बेल्स होती हैं वो आपको उस ट्रेंड की तरफ लेके जाती हैं। वकालत आप जा रहे हो, अदालत में आ रहे हो, जा रहे हो, ब्रीफ पकड़ा हुआ है, लोगों को पता चलता है यार ये प्रोफेशनल वकील है और इसके पास काम है, आ जा रहा है, थोड़े पैसे भी लिए हैं, कोई मसला नहीं, काम करो। जब आप अदालतों में नज़र आओगे, आपकी क्लाइंटेज आपकी खुद ब खुद बढ़ेगी। आपके जो रिश्तेदार हैं, जो बाकी दोस्त हैं, वो भी कहेंगे जी मुंडा टाइम से ज़्यादा टाइम से आधा तरीके का काम कर रहा है। आपका काम जो है वकालत 5 साल आप समझें मेहनत मजदूरी करनी है। अहमद भाई की बात बिल्कुल ठीक है, आप उस दौर में ना गुजरें कि जी मैंने फलां चीज़, अभी तो आप जो आता है वो अल्हम्दुलिल्लाह करके करी जाए। आप प्रोसेस में जा रहे हो, आपको आप समझ लो कि आप डायमंड बन रहे हो, आपको ठोकरें लगेंगी, आप सोना बन जाओगे, कोई प्रोफेशन छोड़ जाएंगे, कोई प्रोफेशन में रह जाएंगे। वो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। नहीं, मैं अब कहता हूँ बंदे को मुफ्त, ठीक है यार तू मुफ्त कर रहा है, लेकिन तू मुझे किताबें ले देगा, या तू मेरे एसोसिएट के बीच भी मेहरबानी करके, मैंने ये तरीका निकाला हुआ मैं, और है उनकी रोजी रोटी मेरे एसोसिएट्स की इस तरीके से लगी हुई। मैं कहता हूँ कि ठीक है यार मैं तुझे अपनी नहीं करूँगा, तू कहता है कि मैं तू मेरी अफोर्ड नहीं कर सकता, इस लड़के का तो तू कुछ ना कुछ कर दे, और ये मेरे मुंशी का मुंशियाना वगैरह इतना होता है उसको कर दे। तो अन्य वह मुफ्त में करने का नहीं, और वो भी देखिए आप इस स्टेज पे आप नहीं कर सकते, आपने कुछ पैसे वगैरह मांग रहे हैं, बड्डा शरीफुद्दीन पीरज़ादा वगैरह मांग रहे हैं, रानल तू चुप करके साइड पे बैठ। एक चीज़ आपको पॉइंट आउट ये करने की ज़रूरत है, 22B की पिटीशन के तहत अगर पर्चा होगा तो उसका ट्रायल भी होगा डाउन द लाइन। उधर भी आपके पास उसके अंदर बेल तो दूसरी साइड बीच में करवाएगी, लेकिन ट्रायल का आप अपना क्लाइंट बेसिकली तैयार कर रहे हैं, आपको मुकदमे के बारे में पता है, एन मुमकिन अगर वो आपसे पूछ जाएगा तो होगा, आप आगे से रेजिस्ट कर रहे हैं, वो मुफ्त में अगर आप रेजिस्ट कर रहे हैं तो बेल वगैरह के लिए भी आपके पास, अगर आप हार जाते हैं, हार जाएंगे तो शायद भाग ही जाए। बट बात ये है कि इस तरीके से आपने अपनी क्लाइंटेल इब्तिदा के अंदर देखनी है, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है उसके साथ आपको और 15 और भी मिलेंगे, ये चीज़ आपने बैलेंस करनी होती है, लेकिन आदत मुफ्त वाली ना बना लें अनलेस आप सियासी हैं।
और आपने वो करना है, वो भी हमारी बहुत बीच में हमें काफ़ी दोस्त वगैरह यूज़ करते हैं। बट ठीक है, अगर और किसी वकील वगैरह की हमें भी पता होता है कि वकील साहब ने जो अपना ज़ाती कह रहे हैं कि जी मुफ्त में कर लें, उन्होंने प्रॉब्ली फ़ीस वगैरह ली होगी, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेश होके करना ही है। वहाँ पे मैं उनको कह देता हूँ कि ठीक है यार, तू ड्राफ्टिंग फिर तुम ही करना, ड्राफ्ट करके जमा करवा दो, मैं जाके बहस कर दूंगा। बल्कि यहाँ तक भी कहते हैं कि हमने फीस ले ली है, बस अब आप आपने कर दिया, वो पकड़ा देते हैं तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। मेरा स्किल सेट बीच में इंप्रूव हो रहा है, मैं कर रहा हूँ और ये करके वगैरह। बट ओवर टू कामरान भाई, और कोई 22 से 22 बी के अंदर कोई जादुई चीज़ है? एक चीज़ जो है कि अगर आपकी 22 से 22 बी नीचे से, जैसे आपने कहा, कोई हमारी नहीं मानी जाती, तो आपके पास रेमेडी हाई कोर्ट में अभी भी अवेलेबल है। अगर नीचे से 22 बी का ऑर्डर आपके अगेंस्ट हो जाए, हाकिम तो नहीं, अगेंस्ट हो जाए, तब भी आप हाई कोर्ट उसी ऑर्डर के ज़रिए जा सकते हो। जी ये फलां जस्टिस ऑफ पीस ने अपना जुडिशल माइंड अप्लाई नहीं किया और मेरी जो है इसने पिटीशन को डिसमिस कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ सो मैनी ग्राउंड्स, तो वो आप अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हैं वहाँ पे उसके ख़िलाफ़। और वहाँ से अगर आप आपकी रेमेडी अवेलेबल है, अगर आपकी वो बनती है, तो वहाँ से भी अलाउ हो जाएगी। ये नहीं है कि आपके जी हमारी नीचे से रिजेक्ट होगी तो हम कहीं नहीं जा सकते। वहाँ पे अगर दोनों ऑप्शन ओपन रखी गई हैं, रिजेक्शन के बावजूद भी ऊपर जा सकते हैं और एक्सेप्टेंस के बावजूद भी आप उसके ख़िलाफ़ सस्पेंशन में जा सकते हैं। और 22 से 22 बी के अंदर मैंने यहाँ पे जो आपके नोट्स हैं, इसमें तमाम के तमाम पैराज के अथॉरिटीज़ का जिक्र भी किया है, वो आप बाद में इसको पढ़ लें, वो आपके लिए करामद रहेंगी। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो मुझे बता दें। मेरा ख्याल है कॉम्प्रिहेंसिवली 22 से 22 भी हमने डील कर ली है। 2 अजीम लॉयर्स ने एक्चुअली यहाँ पे पंजाब बार के अंदर लेक्चर दिया हुआ है, एक और दोनों हम पाया हैं वैसे। एक हमारे भाई कामरान बशीर मुगल साहब हैं और एक आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने हमें लाहौर बार के अंदर ये बीच में दिया था। इनके उस्ताद भी हैं और ये भी हमारा फ्यूचर इंशाल्लाह लॉ मिनिस्टर बैठा हुआ है आपके पास फेडरल। ये आपके सामने यूट्यूब पे अगर आप जाएं तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब के 2 वीडियोस वहाँ पे मौजूद हैं, 22 से 22 बी का। ये इसके ऊपर डिटेल्स के अंदर हमने स्लाइड्स कर ली हुई, आप ऑनलाइन भी देख, इसमें है, इसमें आप स्लाइड्स में यूट्यूब में आप जाएंगे ना तो 22 से 22 बी लिखेंगे ना तो अहमद के नीचे वो लिखा आ जाएगा। और आजम भाई ने ऑलरेडी नोट्स, स्लाइड्स और 22 से 22 पिटीशन बे की पिटीशन के भी ड्राफ्ट्स वगैरह अवेलेबल किए हुए हैं, आप वो भी देख लीजिएगा। कामरान भाई के भी ये है, इनकी भी एक ड्राफ्ट करदा है, इंशाल्लाह इनसे रिक्वेस्ट करके अभी हम अपलोड कर देंगे 22 से 22 बी की पिटीशन। बाकी मवाद सारे दोस्तों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। हम तहे दिल से मैडम रुशदा लोधी ने हमें ज्वाइन किया और जितनी हम मुशक्क़त करें उनसे ज़्यादा मैडम बीच में ख़ास तौर पे हमें असिस्ट वगैरह कर रही हैं सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैडम के लिए भी प्लीज़ तालियां यहाँ पे और बिलखसूस मेरे भाई कामरान बशीर मुगल साहब के लिए, इन्होंने वक्त दिया, दिल से आपके साथ बीच में बात किया, थरो प्रोफेशनल हैं। कामरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारा बार काउंसिल का हाउस हो रहा है, उनकी मसरूफियात की वजह से दोनों मेम्बरान फिर भी आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। मिकदाद मेहदी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया हुआ अगले सेशन के लिए। थैंक यू। कामरान ने जितनी डिटेल से 22 से 22 को बताया और बार बार अहमद भाई ने जो कहा है ना कि कोई जादुई पॉइंट, इतने पॉइंट्स है कि इसके बाद अब सिर्फ काला जादू बाकी है और कुछ भी नहीं हो सकता इसके अलावा। बाकी 22 से 22 बी में कोई मुश्किल मसाइल आए ना तो सेशन कोर्ट में मैं हाजिर हूँ। अभी तो आपके साथ तस्वीर बनाई सर आए सारे ग्रुप फोटो के लिए प्लीज सेट करें। बना दो बेटा, फिर चले जाना। यार इस तरह करके आप बेटा, एक एक्सपैंड बना दो अगर कर, तस्वीर। मैं तमाम दोस्त प्लीज यूं करके होंगे, इस साइड पे प्लीज आइए, बिकॉज तादाद आपकी इतनी ज्यादा होती है, तस्वीर में सिर्फ लगते 15 भी है कि ना, सारे कमरा भरा हुआ। आप भी आइए सर प्लीज, हिस्सा बनना लाजमी है यहाँ पे। इधर आ जाओ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, आओ अपनी हाजिरी लगाओ। इरफान दूर से जाके सबकी बनाने का ग्रुप आए, आज ही बाकी लोग भी जो रह गए हैं इस साइड से लो यार ताकि सारे आ जाएं प्लीज। उधर से दीवार की साइड से कर। मेरा शागिर्द सिर्फ मेरी तस्वीर उतारता है हर तस्वीर के अंदर, सारे आदि आए यार पीछे होके ना, सारे जो साहब करके
आ रहा हूँ। थैंक यू भाई, शुक्रिया। नहीं भाई, मुलाकात होती है फिर नीचे सर। जी वही अगर आपके गुज्जर खान से तो नहीं? नहीं वो सर एक हाँ यार ये ना इसको फिर ना उसको PLJ वालों को दे देंगे। ठीक है, सही। ठीक है ठीक है। मिकदाद भाई आ गए हैं बेटा। आसा मिकदाद कैसे हो? क्या भाई कैसे हैं करीब? माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग करवाता है मिकदाद। आज आप बेल की प्रैक्टिस करें। थैंक यू। ट्रेनिंग मिकदाद कुछ मटेरियल्स वगैरह हमारे लिए कोई चीज़ वगैरह मैं भेज रहा बात मिकदाद मैडम आइए। जी जी थैंक यू सर। थैंक यू इंशाल्लाह। थैंक यू।